अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं करियर्स पे और टिप्स फॉर मेटा जनरेशन। आपको पता है कि आजकल बच्चे कंफ्यूज भी हैं, कभी सोचते हैं हम ये कर लेते हैं, कभी सोचते हैं हम कुछ कर लेते हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है बच्चों के लिए डिसाइड करना कि क्यों उनको पाकिस्तान में रहना है या उनको बाहर जाना है। उन सब डिसीशंस के लिए हमें ज़रूरत होती है एक अच्छे काउंसलर की, हमें आइल्स देना होता है, हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कंसल्टेंट के पास, बेहतर कंसल्टेंट के पास जाना होता है। उसके साथ साथ इमिग्रेशन के जो के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको साथ लेके चलना होता है, समझना होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होते हैं लोग जिनके पास हम कंसर्न लोगों के पास जाएं और सर्टिफाइड लोगों के पास जाएं, ताकि हमारे बच्चे को एक सही अपॉर्चुनिटी जो वो मिल रही है, उसके साथ साथ करियर जो है सिलेक्ट करने में आसानी हो। हमारे साथ यहाँ पे जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी खासियत एक और भी है कि ये कपल्स हैं और ये कपल्स मिलके काम करें। देखें, ये भी एक तरह की एजुकेशन है कि जब आप दो लोग मिलके एक ही बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं तो आपको मज़ा भी आता है और एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है। आप सोचते हैं कि यार मैं किसी तीसरे को अपना पार्टनर बनाऊं, बेहतर ये है कि अपने स्पाउस को आप अपना पार्टनर बनाएं और अपने बिज़नेस को लेके चलें। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगी यहाँ पे अली हैदर शाहिद, जो कि स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट हैं और आइल स्पेशलिस्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं उनकी बेगम, जो कि मिसेस महक अली हैदर हैं, डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर एंड आइल स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक्स फॉर कमिंग एंड प्लेजर। और उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं शाजेब रईस, एंटरप्रेन्योर एंड सीईओ एट स्पार्क वीज़ा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, और उनकी बेगम है यहाँ पे मिसेस मेरीन शाह, जो कि एजुकेशनिस्ट एट स्पार्क वीज़ा कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी शो। थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि प्रॉब्लम तो नहीं होती दोनों मर्द हजरात और ख़वातीन से मैं पूछ रही हूँ मिल के एक ही जगह काम करने में? नॉट लाइक दैट कि कोई प्रॉब्लम होती है, बल्कि ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है कि लाइक शी इज़ अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ माइंड और मैं इनको बैकअप दे रहा होता हूँ। तो आई रिकमेंड कि अगर इसी तरह स्पाउस भी मिलके कोई भी एडवेंचर करते हैं, क्योंकि देखें कंसल्टेंसी में ये भी आ जाता है कि आप लोगों की काउंसलिंग भी करें। एग्जैक्टली, डेफिनेटली काउंसलिंग, देन आइल्स प्रिपरेशन, क्योंकि मैं स्टूडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट से हूँ एंड वी आर डीलिंग इन स्टडी अब्रॉड। तो स्टडी अब्रॉड पे जो है तमाम कंट्रीज़ को डील करना, वो मैंने अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है। शी इज़ डूइंग आइल्स, पीटी एंड डुओलिंगो प्रिपरेशन। अच्छा, ठीक है। तो लाइक इट्स अ पॉजिटिव साइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे डिफ़िकल्टीज नहीं है, बट ये है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है एंड डिफरेंट। उनसे भी तो पूछूं ना कि उनको लग रहा है ये एक्सपीरियंस। डेफिनेटली जब आपका स्पाउस और आप एक ही फील्ड में होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। आप एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, आगे के गोल्स प्लान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। आप लोगों के केस में क्या है? अच्छा, बेसिकली चूँकि बोथ आर फ्रॉम द एजुकेशनल बैकग्राउंड और एजुकेशनिस्ट हम पिछले 18 साल से, और बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन में बताया काउंसलिंग के हवाले से। तो चूँकि वी बोथ आर जो काउंसलर्स, हम इमिग्रेशन में डील करते हैं। मैडम जो है वो लेक्चरर भी रही हैं मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के सेटअप्स डेवलप किए। तो उस एतबार से काउंसलिंग का शोबा बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका भी है, मेरा भी है। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट मुझे कर रही होती है, कहीं मैं इनको सपोर्ट दे रहा होता हूँ, क्योंकि हम वर्क परमिट में भी डील करते हैं, इमिग्रेशन में भी डील करते हैं। वर्क परमिट भी तो इस हवाले से भी हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे होते हैं। लड़ाइयाँ कितनी होती हैं? लड़ाइयाँ लाइक मैं मॉर्निंग शो वाली तो बनूंगी थोड़ी देर। अच्छा, देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं या जैसे नॉर्मल? नहीं, मैं बिजनेस काम में क्यों, देखिए होता है ना बंदा, हम स्पेस पे भी बात करते हैं, तो आप लोगों को तो स्पेस मिल ही नहीं पा रही होगी साथ काम करने में। नहीं, लड़ाई तो नहीं कह सकते हैं, बट ये कह सकते हैं बात आर्गुमेंट्स होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस इट हैपेंस, और ये पार्ट ऑफ द वर्क है। आप लोग उसमें होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है तो हम किसी आउटसाइडर्स को जो है वो अप्रोच नहीं करते हैं। जाहिर है हमारे पास अपना एक्सपीरियंस मौजूद है, हमारे जो है वो लास्ट जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, तो उसी के बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। और बड़ा एक अच्छी बाउंडिंग है, मीन्स हमें सोचना नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, कि हमारा अलग बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, तो वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज लाइक दैट। दैट्स अमेजिंग। और यही अच्छी बात है कि आप अगर मिल के काम करें, जो मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत सपोर्ट सिस्टम होता है। जब बीवी हस्बैंड एंड वाइफ अपने काम को दोनों साथ मिलके करते हैं तो वो फिर काम कहाँ फ्लरिश करता है। मुझे ये बताइए कि आइल्स जो हमारे ज़माने में, क्या आइल्स के कोई डायनामिक्स चेंज हुए हैं, कोई और चीज़ें नहीं आई हैं? आइल्स है क्या, पहले तो ये लोगों को बताएं।
अच्छा देखिए, आइल्स बेसिकली एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है जी। और इस वक्त अगर आपको स्टडी अब्रॉड के लिए किसी भी कंट्री जाना है तो आइल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट ओवरऑल 6.5 आपके बैंड्स आने चाहिए। अगर मास्टर्स प्रोग्राम है तो 7 ओवरऑल आने चाहिए। एंड आइल्स में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड ठीक है। स्पीकिंग, और चारों कंपोनेंट्स को 9 बैंड्स के साथ जो है जज किया जाता है। सही है। अब अगर हम बात करते हैं चेंजेस की तो डेफिनेटली सी बात है, करंट हमारे पास जो बुक है आइल्स की वो बुक 19 है। तो हम जो अभी प्रिपरेशन करा रहे हैं वो बुक 7 से बुक 19 तक करा रहे हैं, क्योंकि बुक 6 दैट हैज़ बीन ऑब्सोलीटेड, पैटर्न Obsolete चेंज हो गया। एग्जैक्टली वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, पैटर्न चेंज हो गया है। हाँ। राइटिंग की अगर हम बात करते हैं, टॉपिक्स की नेचर चेंज हुई है। स्पीकिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें जो क्यू कार्ड का सेशन होता है वो ज़्यादा एडवांस हो गया है, करंट टॉपिक्स को उसमें जो है ऑन बोर्ड लिया गया ठीक है। कि आप लोगों के जो आइल्स का ये जो आप लोग का हेड इंस्टीट्यूशन है या Student Nest, उसके नाम क्या है वो बता दें मुझे। हम स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड आइल्स लर्निंग सेंटर से हैं और यहाँ पर हम लाइक स्टूडेंट कंसल्टेंसी भी करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा हम आइल्स, पीटी, ओईटी, डिलिंगो, लैंग्वेज सर्च जैसी तमाम इंटरनेशनल टेस्टिंग्स की प्रिपरेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आइल्स का जो एग्ज़ाम है जितना मुझे पता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों लोग समझते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट है, ऐसी क्या डिफ़िकल्टी है उसमें? बेसिकली अगर आपकी स्पीकिंग फ्लुएंट है और आपकी ग्रामर पे बहुत अच्छी ग्रिप है देन आइल्स आपके लिए इतना मुश्किल नहीं नहीं हो होगा। सकता। नहीं, आपकी सिर्फ बात ये है कि आपकी ग्रिप कितनी अच्छी है इंग्लिश ठीक है। लैंग्वेज पे। सर मुझे ये बताएं कि इमिग्रेंट्स के लिए जो इमिग्रेशंस के लिए आते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करने बाहर चले गए, स्किल्ड होना ज़रूरी है। आइल्स कितना, इमिग्रेशन के लिए हमें क्या क्या जो मेन चीज़ें वो आनी चाहिए? अच्छा देखिए, जो 3-4 इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स हैं हर एक की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग होती है और 3 कंपोनेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन एंड सेकंड वन इज़ एक्सपीरियंस एंड थर्ड वन इज़ आइल्स स्कोर, या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम जैसे इन्होंने बात की आइल्स, पीटी, डोलिंगो, ओईटी एग्जाम्स, ये मुख्तलिफ एग्जाम्स जो उसमें एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपका 6.5 बैंड, 7 बैंड्स अगर आपके हैं तो इट मीन्स कि आपको आपकी बेहतर इंग्लिश है, आप जा सकते हैं, क्योंकि जो इमिग्रेशंस होती हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की है। तो जिसमें आपको डेफिनेटली अगर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आपको कमांड नहीं है तो आप वहाँ पे कैसे स्ट्रगल करेंगे, कैसे आप जॉब्स करेंगे। तो एजुकेशन, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, एंड सेकंड जो एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस इज मैटर, जिसमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है और मिनिमम भी यूएस इमिग्रेशन उसमें 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो 3 कंपोनेंट्स अगर मौजूद हैं तो वो स्किल्ड इमिग्रेशन में कोई भी इंडिविजुअल या प्रोफेशनल्स वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा इमिग्रेशंस हो रही हैं? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर अभी जो आजकल बताया जाता है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है और तकरीबन 7 लाख लोग जहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, 8 लाख लोग कर रहे हैं एवरी ईयर। तो बेसिकली ये तो एक ओल्डेस्ट जो है प्रोग्राम है, ठीक है, किसी भी इमिग्रेशन का। और माइग्रेंट्स का जो 0.3% टोटल परसेंटेज है पाकिस्तान से एज़ कम्पेयर टू इंडिया में इससे ज़्यादा माइग्रेशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारी मीडिया पे, क्योंकि अब आजकल ज़्यादा बताया जा रहा है कि जी लोग यहाँ से जा रहे हैं और रहना नहीं चाह रहे, ऐसे ही कुछ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से भी बेसिकली पाकिस्तान में जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनमें उनके साथ प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि वहाँ पे जो है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें होता यह है कि हमारे पास बेसिकली 2 किस्म की कम्युनिटीज़ हैं। पहली कम्युनिटी वो है जो कि एजुकेटेड है, जिसके पास स्किल है। दूसरी कम्युनिटी वो है जो नॉन एजुकेटेड है, जो जिनके पास स्किल्स है ही नहीं। इसी वजह से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो पॉजिटिव वे की तरफ चले जाते हैं। क्या ऐसा है कि आपकी ही बात से मैंने सोचा एकदम कि ये पूछूं कि आपने कहा कि 2 कैटेगरीज हैं, या तो स्किल्ड हैं या फिर एजुकेटेड हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो है ना जिनके पास पैसा बहुत है और वो जा रहे हैं, स्किल्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या उनके लिए क्या है फिर? उनके लिए बेसिकली सिलसिला ये है कि जिनके पास सिर्फ पैसा है वो लोग या उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, उनके पास अगर सिर्फ पैसा है तो वो लोग फिर वर्क परमिट के हवाले से सोचते हैं। ठीक है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, लोगों को गाइड करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास ही बहुत सारी कॉल्स मौसूल होती हैं और वो हमें कहते ही हैं कि भाई आपके पास वर्क परमिट का जो है कोई वीज़ा है, तो हम उन्हें इस हवाले से गाइड करते हैं कि भाई पाकिस्तान में रह के वर्क वीज़ा अप्लाई करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे होते हैं। बेसिकली बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे हैं जो कि वर्क परमिट के नाम पे बहुत हैवी अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं, लोगों को मिस गाइड कर रहे होते हैं और उन्हीं लोगों के साथ फिर मिस हैपनिंग्स हो रही होती हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो आप बाहर जाने का ना सोचें। वर्क परमिट इज नॉट द राइट वे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आइल्स में कितने अरसे का आइल्स का कोर्स होता है?
देखिए ये प्रिपरेशन डिपेंड कर रही होती है इंस्टीट्यूट्स पे या इंस्ट्रक्टर्स पे। हाँ, इसको प्रिपेयर करने में कितना टाइम? फॉर इंस्टेंस हम लोग जो हैं 5 वीक्स टाइम का मींस कंज्यूम करते हैं और 5 वीक्स के अंदर व्हाट वी आर डूइंग वी आर गिविंग 3 डेज इन अ वीक क्लासेस। 3 डेज इन अ वीक हम ठीक है। क्लासेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्लास ड्यूरेशन होता है 2 आवर का, सो दैट मेक्स 6 आवर्स इन 1 वीक एंड 20 सेशंस का मतलब होता है ये 40 आवर्स बनते हैं। 40 आवर्स का मतलब है 5 वीक्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट नेस्ट से जो आइल्स लेके जा रहे हैं दे आर गेटिंग 8.5 बैंड्स आल्सो। ओह, आउट ऑफ 9 दे आर गेटिंग 8.5 सही। एंड रिसेंटली अभी क्योंकि ऑनलाइन एंड ऑन साइट हम दोनों सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि हमारी थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि इस पे जितनी भी बात की जाए लोगों के फिर भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल। चेंज नहीं होते। Agreed. क्या आइल्स सिर्फ बाहर पढ़ने के लिए ही होता है या आइल्स कहीं और भी काम आ सकता है आपके? देखिए आइल्स एक्चुअली अब तो रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको स्टडी के लिए बाहर जाना है तो चाहे वो एम्बेसी है या यूनिवर्सिटी है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। नहीं, अगर हम विद इन पाकिस्तान आइल्स कहाँ यूज हो सकता है? आइल्स पाकिस्तान में यूज नहीं हो रहा होगा, नहीं होगा। बट अगर आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी को ये मैं इम्प्रूव पूछना करना चाह चाहते रही हैं, थी, आप जी। चाहते हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप हों, आप चाहते हैं आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस अच्छी हों, क्योंकि आइल्स बेसिकली जाता है कनेक्ट करता है ओ और ए लेवल्स को। तो जो अगर ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि प्रॉब्लम्स का, ओ ए लेवल्स को स्टूडेंट्स को इतना इशू नहीं होता है आइल्स में, क्योंकि वो ऑलरेडी कैम्ब्रिज सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, आई एम सॉरी टू से, वो ए ओ लेवल्स तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उस बच्चे से आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली दैट किड कैन नॉट कन्वर्स इन इंग्लिश। आई हैव सीन किड्स जो कहते हैं जी हम ए लेवल्स करें ओ लेवल्स करें बट दे कैन हार्डली टॉक इन इंग्लिश। और कल हम लोग एक शो भी कर रहे थे कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने किसी ने हमारे उस पर लिखा कि इंग्लिश पे जो है क्यों इंग्लिश का मजाक ना उड़ाए। इंग्लिश का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, वाकई इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। Exactly. हमारी वो एक हमारी ज़रूरत है इंग्लिश, Need of क्योंकि हम time. पूरी दुनिया में आप देखें इंग्लिश की वजह से लोग कनेक्टेड हैं। चाइनीज़ तो नहीं हम सीखेंगे बैठ के, Exactly. हम जापानीज़ नहीं सीखेंगे, हम पर्शियन नहीं सीखेंगे, हम टर्किश नहीं, हम इंग्लिश इसलिए सीखेंगे क्योंकि हर बंदा नोट यस तो कर ही सकता है। अच्छा, तो ये क्या वजह है कि क्यों हमारे ए लेवल्स ओ लेवल्स के बच्चे उस तरह कन्वर्स नहीं कर पाते? देखिए यहाँ पे फिर वही बात आ कुछ जाती schools है की कि बात है। एग्जैक्टली कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो जस्ट फोकस कर रहे होते हैं अर्निंग पे, मीन्स उन्होंने इस एजुकेशन को बिजनेस बना लिया अनफॉर्चुनेटली। उनकी वजह से जो अच्छे स्कूल्स हैं वो भी जो है इस लपेट में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, तो होता ये कि उन स्कूल्स में वो जस्ट एक कोर्स कंटेंट पढ़ा रहे होते हैं, दे आर नॉट गिविंग द सेंस, दे आर नॉट गिविंग द लॉजिक्स एंड दे आर नॉट इवन टेलिंग द लॉजिक बिहाइंड इट कि ये अगर कोई कहना चाहिए टेंस है, कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसका यूजेज क्या है। वो आते हैं जैसे एक मगअप वाला सिस्टम होता है, रट्टा करवाया उन्होंने और वो चलेंगे, तो इस वजह से स्टूडेंट की वो ग्रोथ नहीं होती है। सेकंड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं जर्मनी के लिए अगर हम स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, एवरीथिंग इज डन, उसका आइल्स भी क्लियर हो जाता है, लेकिन देन उसका एक इंटरव्यू भी होता है। वो इंटरव्यू डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बेस्ड। बिल्कुल ठीक, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि लोग इमिग्रेशंस भी रोज़ करवा रहे होते हैं और आइल्स भी हमने क्लियर करना होता है, लेकिन वही बात है कि कॉन्फिडेंस आना और इमिग्रेशन की एक चीज़ है जो मैंने ज़रूर पूछूंगी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे कि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा अब ये टफ होता जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं करियर्स के टिप्स के ऊपर, करियर स्टूडेंट काउंसलिंग पे बात कर रहे हैं, और आगे आपको अपनी ज़िंदगी में कहीं बाहर पढ़ने जाना है, स्टडी अब्रॉड के क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इमिग्रेशन के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस पे बात करेंगे। स्टूडेंट काउंसलिंग पे थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या मुश्किल हो गया आजकल के बच्चे को काउंसिल करना? अच्छा, बेसिकली स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर एक बड़ा इशू हमारे यहाँ पर ये भी है कि एक तो जो काउंसलिंग जो कर रहे होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, वो खुद भी वेल ट्रेंड नहीं होते। तो एक तो उनकी वेल ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स खुद भी जो आपने कहा कि डिस्पर्स हुए हैं, उनको अभी तक भी वो कंफ्यूज हैं अपने करियर के अंदर। करियर के अंदर वो इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि जो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होते, ठीक है। दूसरी वजह एक और भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं खुद काउंसलर्स के पास आते भी नहीं है। हमारी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं 5,000 रुपये 6,000 रुपये चार्ज कर रहा होता हूँ स्टूडेंट काउंसलिंग के, हमारी यहाँ होता है कि अमाउंट हम क्यों दें,
जबकि उस पर पूरा करियर आपका डिपेंड हुआ हुआ है। बिल्कुल। क्या आपको अगर कोई राइट करियर अगर आपको मिल जाता है, मैंने सब्जेक्ट काउंसलिंग के लिए लोग जाते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, तो क्योंकि आपका करियर आपके उस एक डिसीजन के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपका वो डिसीजन ही गलत हो गया इनिशियल लेवल पे, तो आपका पूरा करियर खराब हो गया ना। तो हमने जो यूएसएड के प्रोजेक्ट्स किए और बहुत सारे मैंने जो करियर काउंसलिंग के प्रोजेक्ट्स किए, उसी हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, यस। मुझे एक बात बताइए, लड़कियों की काउंसलिंग, लड़कियों के करियर्स में क्या पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं? एक्चुअली आजकल सिलसिला ये हो रहा है कि लड़के लड़कियां बेसिकली अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, ठीक है, उनके अपने जो है फॉर एग्जांपल सिंस चाइल्डहुड या तो पेरेंट्स उनके माइंड में डाल देते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड देखने में आ रहा है वो ऐसा नहीं देखने में आ रहा। बच्चे अपने जो है अपने जो सब्जेक्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने पढ़े होकर क्या बनना है। अगर उनको डॉक्टर बनना है या उनको इंजीनियर बनना है तो ऑलरेडी उनके पास एक जो है वो उनके कैरियर हाथ में होता है। दूसरी चीज़ ये कि आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन ज़्यादातर अब लोग बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर और इंजीनियरिंग वाला जो था, मैं आजकल जो देख रही हूँ ये बहुत पीछे हो गया है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स फोकस कर रहे हैं, वो या तो आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं या फिर कोई डिज़ाइनर बनना चाहता है। साइकोलॉजी, बिल्कुल, साइकोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। और अभी हमारे पाकिस्तान में भी आप देखें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने जो है वो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है बाकायदा, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी बच्चे को कि आप अपने बड़े होकर क्या बनना है। वो स्टूडेंट के माइंड में ऑलरेडी चल रहा होता है, वो बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है। जी, क्या आइल्स में भी ऐसा ही है कि बच्चे की काउंसलिंग करनी पड़ती है आइल्स के लिए या कुछ ऐसा? एग्जैक्टली ऐसा होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और पेरेंट्स का कहना ये होता है बस आप इसको आइल्स करा दें। अब आइल्स के लिए एक प्रॉपर सिस्टम ये होता है कि हम उनको पहले चेक एंड बैलेंस के लिए उनका एक इवैल्यूएशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम उनको ये देखते हैं कि आया कि उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जब हमें लगता है कि दे कैन कम डायरेक्टली ऑन बोर्ड फॉर द आइल्स, देन हम उन्हें डन करते हैं कि ठीक है अब आप आइल्स आ सकते हैं। अदरवाइज हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि या तो आप अपनी बेसिक इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, इधर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक प्री आइल्स जो है टेस्टिंग है जिसको मेरी वाइफ भी डील कर रही होती हैं। एंड अदरवाइज हम ये कहते हैं कि ठीक है अगर हमें लग रहा है कि वो ऑन बोर्ड आ सकता है देन हम उसको आइल्स में ऑन बोर्ड करते हैं विद अ प्रॉपर काउंसलिंग डेफिनेटली। अच्छा महक, मुझे बताएं कि क्या ये है कि ये जो ऑनलाइन बैठ के लोग आइल्स के टिकटॉक पे और इस पे बैठ के आइल्स का तैयारी करा रहे हैं? देखिए प्रैक्टिकली अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं ना, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जो कि हमें सोशल मीडिया पे बताया जाता है। अब सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं कि वो लेटेस्ट बुक्स को ही डिस्कस कर रहे हो, वो अगर पुरानी बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि आइल्स आज भी इतना ही आसान है। हाँ, यही काफ़ी खैर आइल्स कभी भी मैंने नहीं सुना था आसान है। आइल्स हमेशा से मुश्किल था, लोगों को यही टेंशन होती थी आइल्स देना पड़ेगा बाहर जाने के लिए, ये खौफ होता था। अब तो पता नहीं क्या होता है कि अभी भी और सख्ती हो गई, लेकिन उस ज़माने में भी लोगों के लिए आइल्स की जान निकलती थी कि अब आइल्स कैसे देंगे। तो आइल्स इसका मतलब एक बहुत डेंजरस चीज़ है। आइल्स डेंजरस नहीं है, उसका वे ऑफ टेकिंग एग्जाम थोड़ा सा ट्रिकी है और वो टिप्स एंड ट्रिक्स हम स्टूडेंट्स को बताते हैं जिसके थ्रू हमारे स्टूडेंट्स बहुत इजीली अपने डिजायर्ड बैंड्स ले आते हैं। अच्छा जी, क्या है वैसे टिप्स और ट्रिक्स ज़रा बताएं। देखिए फर्स्ट जो आपकी जो 4 मॉड्यूल्स हैं ना, आपकी उन पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। जो अभी आपने बताया। जी, आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। देन आपकी स्पीकिंग, क्वेश्चन को किस तरह समझना है, उसकी वोकैब्स किस तरह, आपको उनको किस तरह वैरायटी ऑफ वर्ड्स के साथ आंसर करना है। आप एक ही वर्ड्स को रिपीट करेंगे, आपके बैंड्स कम होते जाएंगे। उसके बाद आपको आपकी जो राइटिंग के जो 2 टेस्ट हैं, उन दोनों टेस्ट को आपको किस तरह से कितनी वर्डिंग्स के अंदर रहते हुए आपको डिफाइन करना है अपने पूरे टॉपिक को, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छा मैं ज़रा एक और चीज़ में कंफ्यूज हो रही हूँ। आइल्स इज ओनली रिक्वायर्ड, अच्छा आइल्स इज रिक्वायर्ड कि अगर आपने स्टडी अब्रॉड करना है। अब जो बच्चे ऑलरेडी अप्लाई करते हैं, मेरी बेटी ने तो आइल्स नहीं दिया। देखिए अब डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने अगर ओ लेवल्स किया या ए लेवल्स है। ए लेवल्स में अगर आपकी बेटी के 3 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं और उसमें अगर उनके तीनों में अच्छे मार्क्स आए देन उनको आइल्स की नीड नहीं उनके लिए आइल्स रिक्वायरमेंट। बट द थिंग इज दैट कि तीनों सब्जेक्ट्स में गुड मार्क्स होने चाहिए ओनली फॉर द ए लेवल, एग्जैक्ट सीजीपीए जो होनी चाहिए एग्जैक्टली। तो ए लेवल के स्टूडेंट के पास ये प्लस पॉइंट है कि वो आइल्स को स्किप कर सकता है। ठीक है। अब एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा, जैसे आपने ऑनलाइन का जिक्र किया कि टिकटॉक की जो आपने बात की कि बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं ऐसा, तो देखिए टिकटॉक पे आइल्स नहीं पढ़ाया जा सकता है। मैं खुद, मेरी वाइफ खुद, हम ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल पढ़ा रहे हैं आइल्स, ठीक है, राइट। बट वी हैव अ प्रॉपर सेशन, हमारे प्रॉपर सेशन होते हैं, हम गूगल मीट प्लेटफॉर्म में 2 आवर्स का सेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सही। इमिग्रेशन के लिए
अब ये तो स्टडी अब्रॉड हो गया, इमिग्रेशन के लिए क्यों कहा जाता है कि आपका आइल्स होना ज़रूरी है? देखिए, जब किसी को वहाँ जाके जॉब करनी है, वहाँ रहना है, उसके लिए भी आइल्स की उसके लिए ज़रूरत है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि लोग बड़ा इसको डेंजरस समझते हैं आइल्स को। जो मेरे पास रिसर्चर्स आते हैं एमफिल पीएचडीज किए हुए, इतनी उन्होंने रिसर्च कर ली होती है, लेकिन हमसे पूछते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन है इमिग्रेशन का कि जिसमें हमें आइल्स ना करना पड़े। आइल्स ना देना तो पड़े। हम उनको ही बताते हैं कि आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, आप कैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ पर? आपको वहाँ पर पढ़ाना भी है, अगर आप ज़ाहिर टीचर हैं या आपको कोई भी जॉब करनी है तो आप कैसे करेंगे? जब तक आपके पास यहाँ पर एक सर्टेन जो आइल्स रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं करेंगे, 7 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है, पीटी इज मच ईजर देन द आइल्स एग्जाम। आप पीटी अटेम्प्ट दे दें ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के जो एक्सेप्टेबल है, तो वो ज़रूरी है आइल्स, उसके बगैर तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती। क्योंकि काउंसलिंग की हम बात करें, वीकनेसेस को समझना कितना ज़रूरी है बच्चे की? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बेसिकली जब तक हम वीकनेस को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके डिज़ायर गोल को हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो जाना ही सिर्फ इसलिए चाह रहा है कि जस्ट उसको जो है वहाँ पे सेटल्ड होना है, ठीक है, वहाँ पे उसको कोई एजुकेशन नहीं हासिल करनी है, तो हम उसको फिर उसी तरह ही काउंसिल करते हैं कि यू कैन जस्ट गो फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज। आप जो है वो 2 इयर्स का ही 2.5 इयर्स का कोई डिप्लोमा कर लें, फिर जो है वो अपने स्किल्स के थ्रू जो है वो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। हम फिर उसे किसी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री में नहीं इनरोल करवाते, क्योंकि हमें पता है कि उसमें उसको मुश्किल हो जाएगी। तो वीकनेस को ही समझना बेसिकली काउंसलर का काम ही यही है कि पहले वीकनेस को समझे, उसकी गोल को समझे, उसके माइंड को समझे कि वो बेसिकली चाह क्या रहा है, उसके बाद फिर उसको प्रॉपर्ली जो है वो गाइड करें। इमिग्रेशन हर मुल्क की एक डिफरेंट टाइम लिमिट होती है। जर्मनी की कोई इमिग्रेशन है? अच्छा, जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से ये जून 2024 में स्टार्ट हुई है। और बेसिकली इट्स नॉट लाइक अ इमिग्रेशन कर दिया बच्चों के लिए भी। जर्मनी टफ जरूर कर दिया स्टूडेंट्स के लिए। वजह क्या है? देखिए, वहाँ पर सबसे बड़ा जो गैप है ना, वो बेसिकली लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। अब वो ये चाहते हैं कि अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे अगर किसी को बुला रहे हैं वहाँ पर, या वो इमिग्रेशन पे बुला रहे हैं, या इवन वर्क परमिट पे बुला रहे हैं, तो उनका कम से कम A1 लेवल जो है ना लैंग्वेज का, वो उनके पास लाजमी हो। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर तो लोग आइल्स से भागते, तो कब से जो जर्मन करने लगे वो, और क्यों जर्मन सीख के वो यहाँ से जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी सी टफ रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो जर्मनी का, जो उन्होंने जून 2024 में लॉन्च किया है, वो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड है कि आपको 1 ईयर का वीज़ा मिल रहा है, जॉब सीकर वीज़ा है, कि आप जर्मनी जाके 1 साल के लिए जॉब सर्च कर सकते हैं, आपके पास पूरा साल का टाइम है। अब अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब मिलती है तो आप वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है कि जर्मनी के कॉल्स भी नहीं आती, अगर आप इंटरव्यू के लिए भी, अपॉइंटमेंट के लिए भी कॉल्स, बहुत टाइम लग रहा है, और उसके ऊपर से जर्मनी का अगर आप टेस्ट क्लियर भी करते हैं तो भी नहीं मिल रहा आपको। अच्छा, उसकी वजह ये है कि क्योंकि कवर लेटर एक चीज़ है, जो कवर लेटर बच्चे ने सही नहीं लिखा, मोटिवेशन लेटर और मोटिवेशन लेटर, वो मोटिवेशन लेटर मेरा भांजा 2 दफ़ा लिख के आया, उसने कहा मैं मोटिवेट ही नहीं हो रहा, मुझे लिखना ही नहीं है। वो डीमोटिवेट हो गया, वो डीमोटिवेट हो गया। क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही है, क्यों इतनी मुश्किल क्यों डाल दी है? उनको तो ज़रूरत है हमारी, उनके पास तो लेबर ही नहीं है, उनको तो बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। एक्चुअली इसकी एक वजह, इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद ही से SOPs, आपके LMS और मोटिवेशन लेटर्स जो हैं वो खुद बना रहे होते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता है कि फॉर्मल इंग्लिश क्या है और मोटिवेशन लेटर का पैटर्न क्या होना चाहिए। ठीक है, राइट। अब पैटर्न के साथ साथ एक चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि नॉर्मल अमेरिकन में एंट, गोना, वाना, हैफ्टा, ये नॉर्मल यंगस्टर्स मोटिवेशन लेटर में भी लिख लेते हैं। वैसे तो मुझे लगता है आजकल यंगस्टर्स जो है ना, उनकी तो ज़बान ही, लिंगो ही चेंज हो चुकी है। Exactly. आधे वर्ड में तो लिख रहे हैं, वो वहाँ भी यही लिख के आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वजह से ये होता है कि वो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट, और ये खराब करने में व्हाट्सएप का हाथ है। डेफिनेटली व्हाट्सएप में काफ़ी, क्योंकि छोटे लफ्ज लिखना। बिल्कुल। अब जर्मनी की जैसे आप बात कर रही हैं, तो जर्मनी में जैसे शाजिब सर ने कहा कि अपॉर्चुनिटी कार्ड है, ये एक अच्छा कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। स्टडीज़ की भी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जर्मनी वाइड एक ऐसा कंट्री है जो आपको प्राइवेट और पब्लिक डील कर रहा होता है स्टडी पे। पब्लिक पे ये है कि आपकी कोई फीस नहीं होगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपनी एजुकेशन करेंगे, बट उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको आइल्स अच्छे बैंड्स के साथ लेके आना है, या अगर आप जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज A1 या A2 जर्मन लैंग्वेज का तो बहुत ज़्यादा है, आज से नहीं, बहुत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जर्मन लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आए तो ऐसा ही है कि वहाँ पे आपके लिए बहुत चीज़ें फ्री हो जाती हैं। अब ऐसा हो गया है कि इंग्लिश प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा लॉन्च हो चुके हैं स्टडीज़ पे, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप इंग्लिश प्रोग्राम्स में अगर आते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज की नीड नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आइल्स अगर एक दफ़ा बच्चे को आपने करा दी, प्रेपरेशन करा दी, अब वो ना पास कर सके, फिर नेक्स्ट उसको कब करना है?
वी अटेम्प्ट विद इन 40 डेज आई गेस। अब तो उन्होंने कर दिया है कि विद इन नेक्स्ट वीक भी आप कर सकते हैं। अच्छा, विद इन नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक भी कर सकते अच्छा, हैं। गलतियां होती कहाँ हैं, जो मेन गलतियां कहाँ हो जाती हैं, जो आपको लगता है मैंने बच्चा प्रिपेयर कर दिया है लेकिन गलती क्या कर रहा है वो? स्पीकिंग में जितना टाइम उनको बोलना होता है ना, नॉर्मली हमारी स्पीकिंग का जो क्यू कार्ड होता है उसमें 2 मिनट्स तक बोलना होता है, लेकिन स्टूडेंट कम बोल देते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। Exactly. तो इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि पहले अपना कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड करें। कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो रही होती है ना इसमें एक तरह से। आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपका कॉन्फिडेंस, ईच एंड एवरीथिंग इसमें मैटर कर रहा होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्पीकिंग का टेस्ट हुआ और आपने स्पीकिंग डिलीवर किया, आप आ गए। अच्छा, ब्लॉक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है? अच्छा, ब्लॉक अकाउंट पे ऐसा होता है स्टडी पर्पस की अगर हम बात करें तो जैसे जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट आपको अकाउंट ओपन करना होता है वहाँ ठीक है, पे। जर्मन बैंक में। एग्जैक्टली, जर्मन बैंक में। ठीक है। और वो तकरीबन इस वक्त करंट चल रहे हैं 37.5 लाख का ब्लॉक अकाउंट आपने ओपन करना है। एंड देन जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आप ईच एंड एवरी मंथ एक सर्टेन अमाउंट उस ब्लॉक अकाउंट से निकाल सकते हैं। वो जान के ये इसलिए करवाते हैं ताकि उन्हें पता हो कि ये बंदा जो है लिजिट है। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस की बात कर रहे हैं, हम इटली की बात कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट्स मांगते हैं। अगर हम यूएस की बात करें फॉर स्टडी अब्रॉड, तो यूएस में एटलीस्ट 1.5 CR का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके प्रॉपर 6 मंथ्स के FBR, टैक्सेशन, एवरीथिंग आपके पास होनी चाहिए। तो कुछ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट बैंक स्टेटमेंट है, कुछ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट है ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट, अच्छा, ये बड़ा अच्छा सब है कि आपने क्लियर किया, मुझे तो खैर नहीं पता था। ये अच्छा है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी आसानी होगी। इस पर हम मजीद और बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे ये बताइए कि इमिग्रेशंस की अटेम्प्ट्स कितनी होती हैं? इमिग्रेशन की कोई अटैम्प्ट नहीं है। इमिग्रेशन मल्टीपल कंट्रीज में अप्लाई किया सकता है। हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन भी अप्लाई की हुई है, साथ में यूएस की बस इमिग्रेशन। पैसा होना चाहिए, करते रहो अप्लाई। आप मल्टीपल कंट्रीज में ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं लोग। ठीक है। तो multiple अच्छा, एक दफ़ा जब एक बच्चा स्टूडेंट पहुंच गया, उसके बाद की जो उसकी जर्नी शुरू हुई, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसमें आप लोग कैसे, वो क्या फेस करते हैं और आप लोगों की क्या हेल्प होती है? बेसिकली जब स्टूडेंट यहाँ से चला जाता है तो उसकी लाइफ बेसिकली वहीं से ही शुरू होती है। वहीं से ठीक है? शुरू होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट का क्या है, वहाँ पे अकोमोडेशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, जब यहाँ से स्टूडेंट जा रहा होता है, हम उसको बहुत गाइड कर रहे होते हैं अकोमोडेशन के हवाले से, क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ एक कंट्री की एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल यूके की एग्जाम्पल दूँ, तो इन साइड ऑफ लंदन और आउटसाइड ऑफ लंदन दोनों की कॉस्ट जो होती है वो डिफरेंट आ रही होती है। ठीक है, ये स्टूडेंट को नहीं पता होता। ह्यूज डिफरेंस। स्टूडेंट जो है वहाँ पे जाके इस किस्म की मींस वेस्टेज ऑफ मनी होती है उसके पहले कि भाई उसको कहाँ रहना है, क्या करना है। फिर दूसरा जो मसला होता है वो उसके जॉब्स के हवाले से होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है वो और जॉब्स की तरफ नहीं आता है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स में है या पेट्रोल पंप है, लेकिन वहाँ पे जाके उन्होंने अपना करियर वहीं से ही स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे उनको एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि तभी तो उनके सरिये निकल जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, जॉब्स के हवाले से सबसे बड़ा इशू होता है। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स का सबसे जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम हाफ फीस यहाँ पे पे कर दें और जो रिमेनिंग फीस है वो वहाँ जाके अर्न करके पे कर दें। ठीक है, ये एक बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि डिस्कस करना है कि ये स्टूडेंट के माइंड में जो है ये बहुत गलत पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की जो एक स्टेबिलिटी देखें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो वहाँ की मैच नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट एक अच्छा जो है वो अर्न कर लेता है, लेकिन जहाँ तक वहाँ की बात है तो वहाँ पे जाके ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो अर्न करके अपनी फीस पे करते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि स्टूडेंट को ख्याल रखना चाहिए। फोर्थ मेन पॉइंट जो फूड के हवाले से, बीइंग अ मुस्लिम हम क्या करते हैं कि जो है वो डेफिनेटली हलाल फूड का बेसिकली हमारे माइंड में होता है, तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट जाके अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे पैकेट्स पे मेंशन भी होता है कि दिस इज़ हलाल और दिस इज़ हराम, तो ये वाली चीज़ होती है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो अकोमोडेशन, जॉब्स के हवाले से प्रॉब्लम होती है। अकोमोडेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, मजे की बात ये कि हर कंट्री जॉब भी नहीं आपको करने दे रही ना। यूके में अपॉर्चुनिटी है, यू कैन वर्क, आप यूरोप में कर सकते हैं, आप टर्की में नहीं कर सकते, जर्मनी में भी कर सकते हैं। सबसे मुसीबत है टर्की।
वहाँ आप जॉब नहीं कर सकते, वहाँ पे आप छुप छुपा के तो नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल जैसे हर जगह है कि कॉफी शॉप पे बच्चा लग गया या रेस्टोरेंट में लग गया, अच्छा वहाँ जाके बच्चे बहुत शौक से कर रहे हैं ये काम, हाँ, this is हम basically- कॉफी शॉप पे काम कर रहे हैं, हम ये करें, यहाँ आके नवाब बन जाते हैं बच्चे, इमिग्रेशन क्रॉस नहीं की और नवाब बन गए। पर्टिकुलरली बेसिकली आर्स होते हैं हर कंट्री हर के, करने जरूरी है, बिल्कुल कि उसमें टर्की आप- में ये नहीं है, टर्की में नहीं करने टर्की देते, में भी नहीं है, मलेशिया में भी नहीं है, मलेशिया ये में भी issue नहीं कि है। आप नहीं कर सकते हैं जो अपना- आइल्स की वैलिडेशन कितने साल तक की? आइल्स के रिजल्ट की वैलिडेशन 2 इयर्स है, और अगर आपका जो भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है या आपका स्टडी का प्रोसेस है वो उन 2 इयर्स में नहीं होता है तो अगेन आपको रीअटेम्प्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो रिजल्ट की वैलिडेशन 2 इयर्स है। ऐसी कंट्रीज जहाँ आइल्स की ज़रूरत नहीं है, देखिए कंट्रीज़ में हर जगह आइल्स अगर नहीं है तो कुछ जगहों पे ये ज़रूर होता है, स्टडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पीटीई या पीटीई कोर इसको जो है प्रेफर करते हैं। ठीक है, डिलिंगो स्पेशली यूएस की अगर बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो दे प्रेफर डिलिंगो ठीक आल्सो, है। राइट। इसी तरह हमारे पास ओईटी है, ओईटी बेसिकली डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए। ठीक है, तो आइल्स तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी कंट्री इज रिक्वायरिंग, बट वो ये कह रहे होते हैं अगर आइल्स नहीं है देन यू कैन कम अप फॉर पीटी और ठीक है। डिलिंगो। आप बताएं कि आइल्स की ऐसी कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ इमिग्रेशन आइल्स के बगैर हो सकती है? ये बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी कि यूएसए की जो इमिग्रेशन है उसमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जी अमेरिका जो अमेरिका की इमिग्रेशन का प्रोग्राम है EB-2 NIW, जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था प्रोग्राम, और हमने पाकिस्तान में 2022 में लॉन्च किया था क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियल लिस्ट में इंक्लूड नहीं था। उन्होंने उनको अक्टूबर 2021 में इंक्लूड किया, तो हमने 4 महीने रिसर्च करके इसको स्टार्ट किया प्रोग्राम को। और इसमें बेसिकली आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें एज लिमिटेशन कोई नहीं है और ना इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स ऐसे हैं जो बड़ा अट्रैक्ट करते हैं एक रिसर्चर्स को, प्रोग्रामर्स को, या जो आईटी की फील्ड से बिलोंग करते हैं। स्पेसिफिकली अगर कोई स्टेम एजुकेशन या एक्सपीरियंस का बैकग्राउंड रखता है उनके लिए ये 90% प्लस जो है इसकी सक्सेस स्टोरी है कि वो उसमें अगर अप्लाई करते हैं इस इमिग्रेशन में तो वो अच्छी तरीके से जो है वो अपने आउटकम्स ले सकते हैं और उसमें इमिग्रेशन पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, एज लिमिट की जो आपने बात की, जी। अब यहाँ देखा जाता है अगर 60 तक पहुँच गया बंदा तो या 50s के बाद की इमिग्रेशन मुश्किल कर ऐसा देते ही हैं, है। क्यों? अच्छा, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन है उसमें 44 एज लिमिट है। अच्छा। और कनाडा की जो इमिग्रेशन है उसमें 47 एज लिमिट है। बस। लेकिन यूएसए की जो इमिग्रेशन है उसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं है। उसकी वजूहत क्या है कि उनको बेसिकली यंग ब्लड की ज़रूरत है, उनको जो स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड है वो बेसिकली यंगस्टर्स रिक्वायर्ड हैं। अमेरिका में क्यों नहीं है? अमेरिका में इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका में जो रिटायरमेंट एज है ना वो 85 है, वरना नॉर्मली देखिए मेरी बात सुने, देखा ये जाता है कि अमेरिका में अगर इमिग्रेशन के लिए अब करे कोई अप्लाई तो वो कहते हैं ये आएंगे हमें इनको पैसे भी देने पड़ेंगे, ये ओल्ड सिटीजन में चले जाएंगे। अमेरिका इज नॉट अ वेलफेयर स्टेट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वेलफेयर स्टेट यूके नहीं करता है, यूके भी नहीं करता। ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो जहाँ हो वेलफेयर रहा है। स्टेट है इमिग्रेशन के अंदर। तो उनके ऊपर लाइबिलिटी होती है कि कोई भी इमिग्रेंट वहाँ पे पहुंचेगा, इवन अगर उसको जॉब्स नहीं भी मिल रही हैं तो उसको तो हमें देना है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज उसको मिलेंगे। उसको मुख्तलिफ किस्म के अलाउंसेज मिल रहे होते हैं। तो ये जो यहाँ पर हमारे यहाँ जो लोग जॉब करने वाले, एक उनकी सर्टेनिटी नहीं क्रिएट हो रही होती, उनके लिए बड़ी आइडियल प्लेस होती है ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना कि हम वहाँ एक दफ़ा पहुँच जाएंगे, भले हमारी जॉब ना भी लगे तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही होगी। बिल्कुल। ये चीज़ अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में इवन अगर आपको डेंटल कोई आपको सर्जरी भी करवानी है तो वो लोग टिकट करके पाकिस्तान वापस आते हैं और फिर यहाँ से अपना सारा मेडिकल वो करके जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत कॉस्टली है। इतना कॉस्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेडिकल सर्जरी से मुझे याद आई डेंटल की जो आपने बात की। अभी मेरी कज़न है, उनके बेटे को, वो हालांकि पासपोर्ट होल्डर है, बच्चा पढ़ रहा है वहाँ, नौकरी भी कर रहा है, उसको यहाँ आना पड़ा अपने दांत की, इतनी ज़्यादा बुरा दांत हो गया कि उसको यहाँ आना पड़ा। Exactly. तो ये मुझे समझ नहीं आई ये क्या बात हुई, अगर आप पासपोर्ट होल्डर भी हो तो क्यों हो रहा है आपके साथ ये? बेसिकली इंश्योरेंस नहीं कराई हुई? नहीं, आपके पास अगर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस तो हर एक के लिए नेसेसरी पार्ट है जी। और वहाँ की नीड है, लेकिन वो सब्सिडाइज हो जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पर जो सर्जरीज हैं वो जो कॉस्टली हैं वो बेसिकली हैं डेंटल की, ठीक है। और अक्सर लोग तो जिसके पास पासपोर्ट, आपने बात की कि पासपोर्ट होल्डर्स हैं, वो ज़्यादातर जाके मैक्सिको के अंदर करवाते हैं अपनी सर्जरी। अच्छा, क्योंकि वो थोड़ा सा नियरेस्ट भी है अमेरिका से। जी, और वहाँ पर जो सर्जरीज होती है वो थोड़ा लो कॉस्ट में हो जाती हैं, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान विजिट करें, या पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है या पाकिस्तान में एंट्री नहीं है, अमेरिका में किसी और जगह का पासपोर्ट उनके पास है या किसी और नेशनलिटी से है, तो वो बेसिकली मैक्सिको जाके या मुख्तलिफ कंट्री में जाके करवा लेते हैं। तो मेडिकल वहाँ पर बहुत महंगा है। मेडिकल बहुत महंगा और डेंटल तो बहुत ही महंगा है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इसका मतलब एज लिमिट कोई नहीं है? एज लिमिट इसमें कोई भी नहीं है, यूएसए की EB-2 NIW के प्रोग्राम में। आजकल जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा यूएसए का ही है। यूएसए का ये प्रोग्राम बहुत प्रोमिनेंट हुआ हुआ है EB-2 NIW, और
100% प्लस अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट इसका अप्रूवल रेशो। अच्छा, मैंने कुछ वेबसाइट्स पे और कुछ एड्स देखे, उसमें फिनलैंड भी बहुत ज़्यादा है जो इमिग्रेशन दे रहा है। अच्छा, फिनलैंड जो है बेसिकली अगेन जो फिनलैंड का मामला भी यही है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पर रुके हुए हैं और कुछ लैंग्वेज बैरियर है, अगर आप वो उसको सपोज कर लेते हैं तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाते हैं, इमिग्रेशन मिल जाती हैं। लेकिन यूजुअली कॉन्सेप्ट हमारा ये है एज अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट कि जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं ना, वो इतना सुकून से इत्मीनान से आपको इमिग्रेशन अपने होम कंट्री में बैठ के नहीं दे सकते, क्योंकि हर कंट्री की अपनी के जो लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट जब तक मीट नहीं होगी, हाँ स्टूडेंट वीज़ा पे जाके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एंड देन इमिग्रेशन, ये एक रूट ज़रूर हो सकता है। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज के कौन कौन से सेक्टर्स में एक्सपर्टीज होना ज़रूरी है? लैंग्वेज की अगर आप बात कर रहे हैं, वो कह रही हैं उनको बोलने प्लीज, आप दोनों मर्द हज़रात अपनी खवातीन को बोलने नहीं दे रहे। देख रही हूँ मैं सपोर्ट सिस्टम आप लोगों का। नहीं, एक्चुअली हम कम बोलते हैं ना घर पे। देखा, आ गई ना बात, वाकई कम बोलते हैं ये दोनों, लग नहीं रहा मुझे। इनको सिर्फ ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है ना? इनको सिर्फ ऐसा फील होता है। अच्छा, ऐसा फील हो रहा है ना, देख लेंगे, देख लें, यहाँ भी नजर आ गया कौन ज्यादा बोल रहा है जी। इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिकली 4 मॉड्यूल्स हैं जिनकी हमने पहले भी बात की, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। आप इन चारों में एक्सपर्टीज हासिल करें, अपनी ग्रामर पे ग्रिप अच्छी करें और स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करें। आप इजीली कोई भी इंटरनेशनल टेस्टिंग का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और अपने डिजायर्ड बैंड्स हैं या जो आपका स्कोर है वो आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, कितना मुश्किल है वैसे बच्चों को आइल्स करवाना? अगर उनकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, फिर हम साथ में उनको प्री आइल्स सेशंस या ग्रामर क्लासेस भी सजेस्ट करते हैं। क्या आइल्स के लिए भी अलग से ट्यूशन लेना पड़ता है? एग्जैक्टली। अगर ग्रामर अच्छी नहीं है तो प्री आइल्स सेशन लेते हैं और फिर आइल्स की जो एग्जाम प्रैक्टिस है उसके सेशंस हमारे 5 वीक्स के होते हैं। अच्छा, ये जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इमिग्रेशंस बढ़ रही हैं, ये फाइनेंशियल क्रच की वजह से तो है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ जाके और मुश्किल है? वो भी कोई, हमें लगता है यहाँ से बैठे हुए सस्ता है, लेकिन सस्ता तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं, तो हम कह देते हैं कि आसान है, वहाँ जाके कमा लेंगे, मॉब मार लेंगे, लग पता जाता है। बेसिकली मेरे पास तो जो इमिग्रेशन के लिए आते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे जिनकी 1 मिलियन प्लस सैलरीज हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद भी अगर वो इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं तो बेसिकली जो सिक्योरिटी इशूज़ पाकिस्तान में है, सेकेंड जो है वो अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाते हैं। मुस्तकबिल, तो ये 2 पॉइंट्स बड़े, उनके कभी भी ये पॉइंट नहीं होता कि अगर हम इमिग्रेशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 मिलियन अर्न कर रहे हैं, हमारी 2 मिलियन वहाँ पे जॉब हो जाएगी। तो वो कभी पैसे के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि इस तरह के लोगों के पास तमाम चीज़ें हासिल हो चुकी होती हैं, उनको कंपनीज की तरफ से सारे रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं। तो उसकी वजह सिर्फ यही 2 पॉइंट्स है कि उनको सिक्योरिटी इशूज़ हैं और पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जो करंट गवर्नमेंट स्टेबिलिटी जो चल रही है या जो इकोनॉमिकल कंडीशंस चल रही हैं, उस एतबार से वो बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह जो भी बाहर रह रहे हैं, जैसे मेरी बहन रह रही है, मेरे और फैमिली वाले रह रहे हैं, बात यही कि जो वो यहाँ आते हैं उनको, उनका दिल बस ऐसा होता है कि बस हर चीज़ कर लें, क्योंकि इतना मिस कर रहे होते हैं। सिर्फ यही वजह है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वरना मैं समझती हूँ पाकिस्तान जैसी कंट्री कोई है ही नहीं। इतनी अयाशी है, इतना सुकून है, आपको हर चीज़, आपका काम भी हो जाता है, सुकून से हो जाता है, चाहे थोड़े जगाड़ू तरीके से होता है, हो जाता है, डोमेस्टिक स्टाफ आपको मिल जाता है, हर किस्म की आसाइश है। लेकिन बस यही है कि सिक्योरिटी नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें हैं स्टडी अब्रॉड। आपको पता है आजकल बच्चों का रुझान है बाहर पढ़ने का, पहले भी होता था लेकिन अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ आर सिक्योरिटी रीजंस, आर कंट्री क्राइसिस, इस पे भी है। लेकिन उसके अलावा इस चक्कर में लोग फ्रॉड्स में भी फंस जाते हैं। बहुत से फ्रॉड होते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन है, चाहे वो आइल्स है, तैयारी में भी फ्रॉड, इमिग्रेशन में भी फ्रॉड। फ्रॉड की तरफ ना जाएं, कोशिश करें, पूरा चेक करें, होमवर्क करें, हम किसके पास पढ़ने जा रहे हैं, किसके पास तैयारी के लिए जा रहे हैं, किसके पास इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं। आप लोगों से स्टार्ट करूंगी कि फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अब हमारे पास आइल्स की जैसे बात चल रही थी, तो आइल्स में एक नया फ्रॉड आया है, डन बेस आइल्स। डन बेस आइल्स, व्हाट डज इट मीन? अब क्वेरीज आती हैं, वो कहती हैं कि सर हमें आइल्स करना है बट डन बेस करना है। अब मेरा भी क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय डन बेस? तो उनका कहना ये होता है कि सर हमें पता चला है कि आप हमारी प्रिपरेशन भी कराएंगे और आप हमें सिक्योर कर देंगे कि आप हमें 6.5 बैंड्स भी दिलवाएंगे।
तो आप हमें बताएंगे कितने पैसे में आपको देने, ठीक है। तो ये डन बेस का स्कैम है बेसिकली। ये स्कैम्स है, ये होता नहीं है। होता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आइल्स के जो एग्जाम का जो रिजल्ट आता है वो या तो यूके से या ऑस्ट्रेलिया से आता है, राइट। टेस्ट यहाँ ज़रूर कंडक्ट किया जाता है, 3 टेस्टिंग सेंटर्स हैं जहाँ टेस्ट कंडक्ट होते हैं, एंड देन उनकी वो 3 कौन से हैं? AEO ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस, ठीक है, IDP एंड BC ब्रिटिश काउंसिल, ठीक है। ये 3 टेस्टिंग सेंटर्स हैं। तीनों में सिर्फ टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और इनके एग्जाम्स जो हैं वो इनके पेपर्स, इनकी वीडियोस यूके जाती हैं, वहाँ से असिस्ट होके आ जाती हैं। सो ये स्कैम्स हैं, प्लीज़ अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं तो प्लीज़ मत करें, अपने बच्चों को मत भेजें, ये स्कैम्स हो रहे हैं, पैसे भी जाएंगे और आप बाहर भी नहीं पहुंच सकेंगे। छोटी सी बात मैं ऐड करूंगा आपके चैनल की तरफ से, आपकी शायद नॉलेज में नहीं हो, KPK और पंजाब अनफॉर्चुनेटली 2 साल से ब्लैकलिस्ट है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पे। ना करें यार, 2 साल से, और ये 3rd ईयर है कि उन्होंने वजूहत ये है कि उन्होंने स्कैम किस तरीके से किया कि किसी भी तरीके से उन्होंने एक ख़ास मखसूस टेस्टिंग सेंटर से कुछ जुगाड़ जो कहते हैं वो की, और उन्होंने अपना आइल्स का फेक रिजल्ट बनवा लिया। वंस दे रीच फॉर द इंटरव्यू, जब वो इंटरव्यू में गए हैं तो वो जो बच्चा था उसके स्पीकिंग में बैंड थे 6.5 और वो बोल ही नहीं पा रहा था, वो इंट्रो ही नहीं दे पा रहा था। वहाँ से उन्होंने कॉल किया गया और उसके बाद जब उसका दोबारा टेस्ट कंडक्ट किया गया वो इवन 5 बैंड्स भी नहीं लेके आया था। तो 2 साल, अब तो 3रा साल हो गया 2025 में कि KPK और पंजाब ब्लैकलिस्ट है ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, जस्ट एजुकेशन के लिए भी आप नहीं जा सकते। ठीक है, इसी तरह फ्रॉड्स होते हैं, इलीगल इमिग्रेशन हो जाती हैं। इलीगल इमिग्रेशन तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन डंकी के उसके हवाले से भी लोग प्लीज़ मुझे बताएं। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि जो इलीगल माइग्रेशंस होती हैं वो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान। हमारे यहाँ पे क्यों होती हैं? ऑब्वियसली लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है आधे ज़्यादा लोगों ने तो जहाँ ईजीएस्ट वीज़ा था वो भी बंद हो गया। अच्छा, जो डंकी की आपने बात की है, अभी आप कुछ अर्से से देख रही होंगी कि बहुत सारी जो शिप्स के थ्रू जो लोग जा रहे हैं वो उनके इतने सारे हादसा हो रहे हैं, उनकी शिप्स उलट जाती हैं, उनके जानी नुकसानात होते हैं। उनको बेसिकली जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो बेसिकली बच्चे होते हैं या वो बेसिकली लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई स्किल नहीं होता, और उनको बेसिकली सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपने पाकिस्तान में रह के तो कुछ किया नहीं है, अब आप वहाँ जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो बेचारे अपने वो छोटे छोटे ख्वाब लेके चले जाते हैं, कुछ पहुँच जाते हैं, जो नहीं पहुँचते वो पानी की नज़र हो जाते हैं। ठीक है, अब उसमें होता ये है कि जो बच्चे या जो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं उनको भी वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन नहीं की जाती, क्योंकि ऑब्वियसली ना उनके पास कोई स्किल होती है, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली होती है, ना उनके पास कोई क्वालिफिकेशन होती है। वहाँ जाके वो फंस जाते हैं, वो छोटी छोटी जॉब्स करके वो अपने घर वालों को बता रहे होते हैं कि भाई जो है वो हम आ तो गए हैं बहुत प्रॉपर्ली यहाँ पे इलीगल माइग्रेट के थ्रू, लेकिन जो है वो यहाँ पे किसी किस्म का कोई हमें फैसिलिटेशन नहीं दी जा रही, यहाँ पर जो है वो हम कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहे। ठीक है, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं यही लोगों को बताना चाहूँगी कि जो इलीगल माइग्रेशन है दैट इज़ नॉट द पॉजिटिव थिंग, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप पॉजिटिव तरीके से निकलें, और प्लीज़ वो लोग जो कि ये काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए उनके अगेंस्ट, उनको पकड़ा जाना चाहिए, या फिर बहुत आसान है क्योंकि ऑब्वियसली वो लोगों से भी व्हाट्सएप के थ्रू ही जो है वो कनेक्ट हो रहे होते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू उनको देखें कि कौन लोग हैं, कौन एजेंट्स हैं, कौन कंसल्टेंट्स हैं जो कि एक हाई अमाउंट लेके और जो है वो बच्चों को या लोगों को एक और होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं कनाडा के लिए, अगर उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताओ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जो इमिग्रेशन है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम ही है जी। अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में 67 पॉइंट्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि प्रोग्राम कहलाता है फेडरल स्किल वर्कर पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें 67 पॉइंट्स में वो इवन ऑस्ट्रेलिया हो या वो कनाडा हो, तो इसमें जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, और इसके अलावा अगर स्पाउस के एजुकेशन एक्सपीरियंसेस हैं जी जी, या आपके पास फिर कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, लेट्स से आपके कोई फैमिली मेंबर कनाडा में मौजूद है, आपके ब्लड रिलेशन में, और इसके अलावा आपने अगर कोई एजुकेशन या एक्सपीरियंस आपका कनाडा का है तो ये कुछ बोनस पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपके 67 पॉइंट्स पूरे होते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। एंड देन उसके बाद चैलेंजेस डिफरेंट है, आपको अपनी डिग्री की जो मतलब इवेल्यूशन करानी है आपको, एंड देन उसके बाद आपको नॉमिनेशन लेनी है, वहाँ से इन्विटेशन लेना है स्टेट की तरफ से, और फिर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है। देखिए, इमिग्रेशन पे तो ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, लेकिन अली साहब ने जो बात की ना स्कैम्स के हवाले से, उसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा, क्योंकि पंजाब की बात हो रही थी, तो चूँकि मेरी सिटिंग्स 8 मुख्तलिफ शहरों में होती हैं, तो जहाँ मैं पंजाब में एक चीज़ देखता हूँ कि डन बेस वाली जो बात है वो हमारी इमिग्रेशन में भी है कि सर आप पैसे बाद में ले लीजिएगा, आप पहले हमारी पूरी इमिग्रेशन करवा दें। तो जो डन बेस के कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट जो अपना बना लिया है पंजाब के अंदर, और इवन कराची में इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन आ जाती है कभी कभी कॉल्स हमारे पास। मैं एक चीज़ ज़रूर आपको विद एग्जाम्पल एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास एक साहब हैं, उन्होंने मैं बोला कि हम आपको 50 लाख रुपए देंगे
आप हमारा यूएसए का विजिटर वीज़ा लगवा दें, जबकि विजिटर वीज़ा की इस टाइम पर ऑफिशियल फीस 55,500 है टोटल। तो आपको कौन कितनी 50 है? लाख रुपए, 55,500 टोटल ये फीस अब है। हो गई है 5 साल की। ठीक है, अच्छा अब बताने का मतलब ये टोटल आपको 55,000 रुपये पे कर रहे हैं। आप इस बात पे एग्री हो रहे हैं कि अगर मेरा डन बेस पे आप वीज़ा लगवा देते तो हमको 50 लाख रुपए दे दूंगा। तो ये कोई मीनिंगफुल तो चीज़ ही नहीं है ना। लेकिन अब क्या वहाँ के जो एजेंट्स हैं वो 10 लोगों से केसेस ले लेंगे, क्योंकि वो फ्री में करेंगे। हम अगर 30,000 चार्ज करते हैं विजिटर वीज़ा की, वो फ्री में करेंगे जो 10 लोगों का, तो उनको 3 लाख रुपए का रेवेन्यू नहीं आएगा उनके पास। लेकिन 10 लोगों में से किसी एक का भी वीज़ा लग गया तो वो उससे 50 लाख रुपए खींच लेंगे, तो हमसे ज़्यादा अर्न कर लेंगे वो। तो स्कैम्स, विजिटर वीज़ा हो, इमिग्रेशन हो, इसके ऊपर मेरी 11 साल से रिसर्च है। बहुत मैं अवेयरनेस वीडियोज़ और चीज़ें मैंने बनाई हैं इसके ऊपर। मैं कंटिन्यूसली बताता हूँ कि आप कंसल्टेंट्स की जो उनके रजिस्ट्रेशंस हैं, उनके गूगल के रिव्यूज़ हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, आप तमाम उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको कांटेक्ट करें। आप देखें कि वो कंसल्टेंट सही है, उसकी नॉलेज क्या है, कब से काम कर रहे हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे अनरजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं, ना FBR में रजिस्टर है, ना SCCP कहीं पर भी नहीं है। हर 6 महीने के बाद ये नाम चेंज कर लेते हैं और मार्केट में कहीं सी जो दूसरी जगह पे ये नए नाम से आ थोड़ा मुझे ईयर टाइम लिमिट भी बता दें हर कंट्री का। जैसे यूएसए कितने अरसे में इमिग्रेशन हो जाती है? यूएसए की इस टाइम पर जो इमिग्रेशन का ओवरऑल टाइमलाइन चल रहा है वो तकरीबन 3 से 4 साल के दरमियान चल रहा है, EB-2 NIW का। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बाद जो एक और आपको ग्रीन कार्ड वीज़ा मिल रहा है वो फैमिली इमिग्रेशन, इसमें 17 साल लग रहे हैं। तो हमारे पास वो क्लाइंट्स भी है जिन्होंने फैमिली इमिग्रेशन भी फाइल की हुई है, उसके साथ स्किल्ड इमिग्रेशन भी फाइल कर दी, क्योंकि कम से कम 3 से 4 साल में हो तो जानी है। और अमेरिका इज़ अ इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के जिसमें आप डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंट हो रहे हैं, वरना ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में अब ज़्यादातर परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल रही है। पहले टेम्परेरी इमिग्रेशन मिलती है, उसके बाद आप परमानेंट में कन्वर्ट होते हैं, देन सिटीजनशिप है। और यूके? अच्छा, यूके में स्पेसिफिकली कोई अपना आज तक यूके ने स्किल इमिग्रेशन प्रोग्राम नहीं निकाला। ठीक है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा ज़रूर है कि अगर आपको वहाँ से कोई जॉब ऑफर लेटर मिलता है वहाँ के एम्प्लॉयर की तरफ से यूके की, तो आप यूके की इमिग्रेशन कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये वैलिड ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन हैं। मैं बोलूँगा इसी हवाले से लोग सर्च करें, उसी पे ही अप्लाई अच्छा, ये जो आजकल बहुत से एड्स भी चल रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हर पोलैंड में हो रही है, और ये क्या सच है? देखिए, इटली में ऐसा हो रहा है कि इटली में फंडेड जो है स्कॉलरशिप है, लेकिन इटली में एक रेशो ये है कि 10,000 लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कैन यू इमेजिन कि सिर्फ 50 का वीज़ा आता है 10,000 में से। क्यों? क्योंकि ये होता है नीड बेस्ड प्रोग्राम, जिसको आप कहते हैं चैरिटी प्रोग्राम। अच्छा। इटली एक चैरिटी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करता है, जिसमें हमारे यहाँ के जितने भी जो हैं लोग वो अपने आप को बेहद गरीब शो करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अब 10,000 में से रेशियो क्या है? 50 का वीज़ा आता है। तो इसलिए हम पहले कैंडिडेट्स को बताते हैं कि देखें, अगर आप नीड बेस इटली पे जा रहे हैं तो आपको ये माइंडसेट रखना है कि वीज़ा रेशियो के चांसेस बहुत कम है। इससे बेहतर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि फुली फंडेड कोर्सेज में जाएं, देन वी प्रेफर जर्मनी पब्लिक पे आप जाइए। ठीक है। तो यानी कि ये जो हम रोज एड्स देख रहे हैं फुली फंडेड, कहाँ नई नई कंट्रीज की आ रही है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चों को, विद पासपोर्ट भी आपको बाद में मिल जाएगा। तो ये सच है? नहीं ना, क्योंकि ये भी एक स्कैम की, मैं रोज अपनी बेटी को भेजती हूँ वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप। नहीं, ये एग्जैक्टली आप इसको इग्नोर करिए। अच्छा, मास्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं कि मास्टर्स कहते हैं कि आप स्कॉलरशिप, आपको मास्टर्स, मोस्टली बच्चों को मास्टर्स पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। देखिए, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज़ मस्ट अगर हमें किसी भी कैंडिडेट को बाहर भेजना है। अब 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बैचलर्स या कुछ मास्टर्स की तरफ आते हैं प्रोग्राम्स के लिए। अब मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मास्टर्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी। अच्छा। इट्स नॉट नेसेसरी। यूके का बताएं। यूके में तो ऑब्वियसली बात है कि पब्लिक प्राइवेट का कोई ऐसा कहना चाहिए कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको फीस दे के ही पढ़ना है। नहीं, जैसे यूके ने निकाली थी चिनाइविंग समथिंग, ब्रिटिश काउंसिल से आए थे लोग, उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी एक चिनीविंग के नाम से कुछ है। देखिए, एक ये प्रोग्राम लॉन्च ज़रूर हुआ था, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। एग्जैक्टली, क्योंकि वही बात आ रही थी कि उसमें उनको हर्डल्स हो रहे थे। यहाँ पे जो लोग थे वो डिफरेंट कहना चाहिए वेज से उसको इन्होंने चाह रहे थे। सोशल वर्क का भी देखना था कि बच्चा कितना सोशल वर्क करता है। ऐसे प्रोग्राम्स की डिमांड्स बहुत हाई होती हैं जिन्हें हमारे यहाँ के नॉर्मल बच्चे ना कम्पीट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो इन्होंने ये निकालते कि आपके वो जो पॉइंट्स होते हैं कुछ सोशल वर्क के, बच्चे वेलफेयर करे होते हैं, A-levels O-levels में बच्चों को भेजा जाता है, वो क्या है उसके? देखिए, स्टडी की अगर हम बात करते हैं, स्टडी अब्रॉड में, तो हमारे पास सिर्फ ये एक तो IELTS, PT, OET, डिलिंगो, ये टेस्ट के जो हैं बैंड्स या गुड नंबर्स आने चाहिए, गुड स्कोर होना चाहिए।
अगर नॉर्मल स्कूल का बच्चा है तो वो इन क्राइटेरियाज को कवर करेगा। अगर आप बात करते हैं ओ लेवल्स की, तो ओ लेवल का के बाद ए लेवल स्टूडेंट, जिस एक स्टूडेंट ने ए लेवल पास आउट किया और तीनों सब्जेक्ट्स में मेजर्स में उसके अच्छे कहना चाहिए कि मार्क्स हैं, देन उसको आइल्स की नीड नहीं होगी। वो एक प्लस पॉइंट होता है कि वो अपने उस रिजल्ट की बेस पे अपना केस आगे प्रोसीड करवा सकता है। बट ऐसा सच एज नहीं होता है हमारे पास स्टडी पे कि वो बच्चा किसी फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड है, चैरिटी वर्क कर रहा है, सोशल वर्क में इन है तो उसके पॉइंट्स मिलेंगे, तो स्टडी पे इट डजंट मैटर। सही, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आई थिंक बहुत अच्छी कॉन्वर्जेसन हो रही है, इन्फॉर्मेटिव है। जिनके बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, जो लोग इमिग्रेशन कराना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इन्होंने हमें यूएसए का बताया, हम और पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया में कितना टाइम लगता है। लोग ज़ाहिर है दे लुक फॉरवर्ड टू फॉर इमिग्रेशन और उनको सही लोगों के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं इमिग्रेशंस पे और उसके साथ साथ आइल्स पे बात करें। OET, इसको दोबारा से एक दफ़ा प्लीज़ बता दें, ये OPTE क्या है, सब कुछ बता दें, इसका डिफरेंस क्या है। OET बेसिकली है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, फार्मेसी के किसी फील्ड से रिलेटेड है, तो ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है। PTE भी प्रिजन टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ इसकी फुल फॉर्म है और ये भी इसी तरह से होता है, लेकिन आइल्स से कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है। इसको प्रॉपर बता दें क्योंकि इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम है बेसिकली, और कंपैरेटिवली आइल्स से ये चीज़ें थोड़ी सी इजी इसलिए हो जाती हैं। डुओलिंगो के लिए तो एप्लीकेशंस भी होती हैं और उसमें जो बच्चे ऐप में ना अपने क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, उसमें आपकी ग्रामर की, आपकी वो कैब्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन जो आप ऐप में करते हैं डुओलिंगो का एक्चुअल टेस्ट उतना आसान नहीं है जितना कि आप एप्लीकेशन में कर रहे होते हैं। लैंग्वेज सर्ट भी इसी तरह से यूके के लिए ज़्यादातर होता है। यूके के लिए लैंग्वेज सर्ट है। अगर आप आइल्स नहीं दे रहे हैं तो आप लैंग्वेज सर्ट दे सकते हैं यूके में, और लैंग्वेज सर्ट एज कम्पेयर टू आइल्स कह रहे हैं कि 20% ईजी है अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, बट लैंग्वेज सर्ट स्पेसिफिकली यूके के लिए। अब जैसे हम आइल्स की बात कर रहे हैं तो एक आइल्स की कैटेगरी होती है UKVI। UKVI स्पेशली यूके के स्टूडेंट्स के लिए है। अब अगर किसी कैंडिडेट ने आइल्स अटैम्प्ट किया है और उसका वो आइल्स UKVI है, तो वो रिजल्ट किसी और कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अगर एक स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड आइल्स, जिसको एकेडमिक में या जर्नल की कैटेगरीज में लाते हैं, वो देता है, तो वो किसी भी कंट्री में, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हैं, इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या इवन शेंगन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी वो अप्लाई हो सकता है। सही। और एक और चीज़ हमारे पास आती है, जैसे PTE का जिक्र आया है, तो PTE एज़ कम्पेयर टू आइल्स थोड़ा सा ईजी है, बट ये टोटल AI बेस। अब PTE में स्पेशली हमारे पास स्टूडेंट्स जो कि पंजाब से आते हैं, उनके साथ एक एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है कि अब अनफॉर्चुनेटली अगर वो फुटबॉल है तो वो उसको डिफरेंट वे में फुटबॉल बोल रहे होते हैं। AI वो जज नहीं करता है। आपका एक नेचुरल एक्सेंट है, आपने उससे वो टेस्ट कंडक्ट तो कर दिए, AI ने उसको जज नहीं किया और वो माइनस मार्किंग में चला जाता है। तो यहाँ पे एक्सेंट बिल्डिंग भी प्रोनाउंसिएशन अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने बात की। मैंने तो भाई ऐसे भी देखे हैं, लोग आइल्स की तैयारी करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके अपने प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, अनफॉर्चुनेट उनकी अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, उनकी अपनी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं है, एंड वो बैठे हुए आपको करवाने के लिए। इमिग्रेशन में ये मसले होते हैं, ये वाले इमिग्रेशन के अंदर बड़े मसले हैं, क्योंकि लोगों के साथ जो स्कैम्स हो रहे हैं, तो क्योंकि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा जगहों पे बैठे हुए हैं, कराची में भी अच्छे खासे कंसल्टेंट्स हैं, तो मसले होते हैं लोगों के लिए। लेकिन हर एक के लिए मैं हमेशा से जो टिप्स बताता हूँ कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो लोग लाजमी जो कंसल्टेंट्स को विज़िट कर रहे हैं, उनकी नॉलेज बैकग्राउंड, उनकी सक्सेस स्टोरीज़, उनकी वेबसाइट्स, उनकी तमाम चीज़ों से जजमेंट करके, और वो देख सकते हैं कि ये क्योंकि ये करियर गोल है आपका। अगर आप अपने करियर गोल के लिए सही कंसल्टेंट के पास नहीं जा रहे, आपने जजमेंट्स अपनी नहीं की, या आप अपने रिसर्च प्लानिंग नहीं की उस कंसल्टेंट को जज करने के लिए, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि आपको गोल भी अचीव ना हो और आपका टाइम, अमाउंट, एनर्जी, तीनों चीज़ें इन्वेस्ट भी हो रही हैं, वो आपका लॉस हो जाएगी। अपॉइंटमेंट पे आपने मुझे बताना था कि ये जो लोग इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास जाते हैं, जैसे जाते हैं उनके पास, डिपार्टमेंट्स के पास, जैसे आप काम करें, और उनकी जी अपॉइंटमेंट्स ही नहीं आ रही, अच्छा, पैसे ले लिए गए हैं लेकिन बैठे में वो बेचारे। अच्छा, जहाँ की अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही तो वहाँ पे क्लैरिटी वेबसाइट पे
एक टाइमलाइंस मेंशन है। जैसे अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं यूएस की विजिटर वीज़ा की, तो इस टाइम पर सितंबर 2025 का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली ज़ाहिर है उसको 8 से 9 महीने उसको वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप जर्मनी की बात करें स्टूडेंट वीज़ा की, उसके अपॉइंटमेंट के बहुत इशूज़ हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि जो इस्लामाबाद एम्बेसी है और जो कराची काउंसलेट है, दोनों में भी बड़ा डिफरेंस है। हमारे पास जो कराची के क्लाइंट्स हैं वो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए हों या किसी भी वीज़ा के लिए, तो वहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट का इशू नहीं होता। लेकिन इस्लामाबाद से एक लंबा क्यू लगा हुआ है और अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए इस टाइम पर 7,500 लोग वेट कर रहे हैं इस टाइम पर, जब से जून 2024 से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। तो अपॉइंटमेंट की बात आप बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन उसके कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि उसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि जहां अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं, इट मींस कि वहां पे फ्लो बहुत ज़्यादा है, वो वीज़ा बहुत आसानी से मिल रहा है। एक और वीज़ा आया था जिसमें एकदम से अनाउंस हुआ था, कनाडा का वीज़ा, कि आप विजिट वीज़ा पे आके यहाँ काम कर सकते हो, और अमेरिका के लिए भी आया था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो कुछ था ऐसा? जी जी बिल्कुल है, और बल्कि अभी वो फरवरी 2025 तक वैलिड भी है। अच्छा, कर सकते हैं काम? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं विजिट वीजा लूँ, मैं काम कर सकती हूँ? बिल्कुल, फरवरी ये अनाउंस किया था उन्होंने, 2022 में स्टार्ट किया था, खत्म है जब कोविड के बाद से उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि आप विजिटर वीज़ा पे आके जॉब भी सर्च कर सकते हैं और चाहें तो वो वर्क परमिट पे कन्वर्ट भी हो सकता है, जिसकी वैलिडिटी उन्हें जो मतलब फरवरी 25 की रखी थी। और बल्कि कनाडा एक और भी काम कर रहा था विजिटर वीज़ा में, कि वो पासपोर्ट की एक्सपायरी से वीज़ा दे रहा है। अच्छा, क्या अभी हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिनके पासपोर्ट की एक्सपायरी अगर 9.5 साल है, तो 9.5 साल का उनका वीज़ा लग गया है कनाडा का, मल्टीपल वीज़ा। हाँ, ये तो मेरे साथ तो ये दो बड़े बेनिफिट्स हुए कनाडा के अंदर अभी रिसेंटली लास्ट ईयर। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो हैं अब तो इस दुनिया में नहीं है, उनकी 7-8 महीने हो गए, डेथ हो गई है, तो उनका ऐसे ही था, उनका 10 साल की वैलिडिटी थी, तो उनको वीज़ा भी उतना ही मिला और आंटी को नहीं मिला क्योंकि उनकी पासपोर्ट की वैलिडिटी इतनी थी। तो ये तो अच्छी बात है। कुछ लेवरेज दिया था, यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन ने भी किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉर्डर्स थे, ऑस्ट्रेलिया वाहिद कंट्री था जिसने अपने इमिग्रेंट्स, अपने सिटीजनशिप जो उनके लोग थे, उनके लिए भी उन्होंने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए थे। तो जब फरवरी 2022 में उन्होंने बॉर्डर्स ओपन किए तो बड़ा इजी कर दिया प्रोसेस। अच्छा, ये यूएस डाइवर्सिटी प्रोग्राम था एक, वो उसके बारे में बताएं, वो बंद क्यों हुआ है? अच्छा, यूएस डाइवर्सिटी प्रोग्राम एक टेस्टिंग या कहना चाहिए उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट ज़रूर लिया था, 1.5 साल चला के उन्होंने एक दफ़ा अपॉइंटमेंट्स भी उसके दिए, लेकिन चूंकि उन्होंने वो बड़े हाई कैलिबर लोगों के लिए रखा था, वो उन लोगों के लिए रखा था कि जो नेशनल अवार्ड होल्डर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, किसी भी अपने कंट्री के, या उनके पास हाई अचीवमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनस हैं। ये डाइवर्सिटी प्रोग्राम उनके लिए था और स्पेसिफिक चेकलिस्ट उन्होंने दी थी। चेकलिस्ट का मतलब है कि उन्होंने ऑक्यूपेशंस दिए थे और वो उनके अलाइन हो चुके हैं। उन्होंने 1 साल के लिए किया, उनको जो स्किल्ड जो उनको रिक्वायर्ड थे वो उनके फुलफिल हुए, उन्होंने प्रोग्राम क्लोज कर दिया। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कुछ इमिग्रेंट्स होते हैं, जाते हैं, इमिग्रेंट्स हैं और वहाँ जाके कोई गड़बड़ हुई और उनको डिपोर्ट कर दिया गया, तो देखिए मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करें या फिर हम जब वो इमिग्रेशन की बात करें, हर कंट्री के अपनी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसा कि अभी आपने कहा लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है तो उसकी कोई ना कोई वजूहात होती है। मैं वही आने वाली थी उसी ठीक पे है कि डिपोर्ट कर दिया गया और फिर वो आके दोबारा अगर अप्लाई करें किसी और कंट्री के लिए तो कोई एलिजिबल होते हैं, वो जा सकते हैं? उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो एक दफ़ा डिपोर्ट कर दिया गया है तो वो जाहिर है उनके रिकॉर्ड में आ गया है और जब वो दोबारा केस फाइल करेगा तो ऑब्वियसली उसका देखा जाएगा, बिल्कुल उसका देखा जाएगा कि वो अगर डिपोर्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट वीज़ा या इमिग्रेशन का कोई भी केस जो है वो रिफ्यूज़ होता है तो वो देखा जाता है कि भाई उसकी वजूहात क्या है। जैसे अब यूएई में हम नहीं कर सक रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जरा इसके बारे में बताएं, अगर कोई सऊदी कंट्रीज में जाना चाह रहा है, यूएई में पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए भी आइल्स की जरूरत है? नहीं, यूएई के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो विदाउट आइल्स भी स्टडी के लिए जा सकता है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जैसे आप अपॉइंटमेंट का जिक्र कर रही थी, तो स्टडी वीज़ा पे भी अपॉइंटमेंट का एक इशू आता है, तो उसको टैकल इस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल जर्मनी सितंबर इनटेक अगर है तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि सितंबर इनटेक का मतलब है आप जैन के एंड तक अपना केस स्टार्ट करवा लें, तब आपके लिए अपॉइंटमेंट जो है मिलना आसान है, क्योंकि इस वक्त अपॉइंटमेंट स्टार्ट होती है। जैसे सर शाहजेब ने कहा कि टाइमलाइंस होती हैं, तो हमें वो टाइमलाइन पता होती है और वही बात आपकी कि जो लिजिट कंसल्टेंट होते हैं वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि इस टाइमलाइन के अंदर अगर आप अपने केस को फाइल करते हैं आपकी अपॉइंटमेंट आ सकती है, और अगर वो टाइमलाइन क्लोज हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है यू नीड टू वेट दैट। तो ये सारी नॉलेज कंसल्टेंट को देनी पड़ती है, चाहे वो स्टडी की बात कर रहे हैं या इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं। एंड प्लस इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं रिलेटेड टू आइल्स का, जैसे जिक्र चला था, हम लोग वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कराची में स्टूडेंट नेस्ट जो एक ऐसा सेंटर है जो सिर्फ एक टाइम में 3 स्टूडेंट्स पढ़ाता है आइल्स के बस। अच्छा। हम 3 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आइल्स के रखते ही नहीं हैं एक बैच पे। तो ज़्यादा स्टूडेंट आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं पढ़ने में या इनके साथ? दोनों के साथ होते हैं इनफैक्ट।
आप भी Exactly. बोलें कि आपके साथ कंफर्टेबल हैं या उनके साथ? दोनों के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं। फीमेल्स का ये होते हैं जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो इमिग्रेशन प्रोसेस फिर करना आप- चाह रही आपसे हैं, पढ़ना वो चाहती हैं कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमें फीमेल टू फीमेल हो जाए तो बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल, कंफर्टेबल बिल्कुल। होती हैं वो। अच्छा, इमिग्रेशन यूएई की मैं ज़रा बात करना चाह रही हूँ, जो हमारी ये वाली सारी गल्फ कंट्रीज़ हैं, इनके लिए कितना इजी हो गया हुआ है इमिग्रेशन करना या इनके यहाँ जाके शिफ्ट होना? अनफॉर्चुनेटली मुश्किल गल्फ कर कंट्रीज गल्फ कंट्रीज वो हैं कि कभी भी उन्होंने लाइफ में अपनी इमिग्रेशन ऑफर की नहीं है। की नहीं है, लेकिन और वो जो even वहाँ golden पर कोई visas हैं या बिल्कुल कोई बाय 5 बर्थ साल- भी अगर वहाँ पे होता है तो कभी भी उसको इमिग्रेशन नहीं है, उसको टैग मिल सकता। और यूएई ने तो अभी विजिटर वीजा पे भी जो प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, बहुत अभी ज़्यादा। एग्जीबिशन वहाँ पर जो गीटेक्स हुई है वहाँ पर जाइटेक्स होती है, जो वो जाइटेक्स उसको- होती है उसको तो नहीं आने दिया। वो उस पे भी बहुत सारे लोगों के वीजाज नहीं लगे, तो अभी सिर्फ फैमिली के वीजाज वहाँ पे मिल रहे हैं। अरे फैमिली के भी रिजेक्ट हो रहे हैं जी, जी। अब तो फैमिलीज के साथ भी ये कर रहे हैं कि 3 लोगों को दे दिया तो 2 को नहीं दिया। तो ये इतनी सख्ती कर दी है उन्होंने। बिल्कुल, तो यहाँ पर तो लेकिन अभी अब वीजाज उन्होंने के एक चीज और स्टार्ट की है, सॉरी, कि काउंसलेट आके आप खुद अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं। आई थिंक उन्होंने बीच में से एजेंट्स को निकाल दिया। एजेंट्स को निकाल दिया। और इसमें एक लास्ट थिंग बस ये कि जो लोग भी गल्फ कंट्रीज में अप्लाई करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए या जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ यही है कि माइग्रेशन ब्यूरो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उस पर 5000 से ज़्यादा लाइसेंस कंसल्टेंट मौजूद हैं। आप उनके पास जाएं, आप अनरजिस्टर्ड के पास ना जाएं। अगर इवन आपको गल्फ कंट्रीज में भी करना है तो उसका बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है, लाइसेंस कंसल्टेंट वहाँ मौजूद हैं, लाइसेंस उनको मिला हुआ है। आप एड्रेसेस निकालें अपने शहर के एतबार से, आपके शहर में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास जाएंगे, आपको सही जॉब्स बताएंगे कि आपको अगर कतर में जॉब मिल रही है तो उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो ही आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश भी हुआ हुआ है वेबसाइट के ऊपर। किस एज से, किस टाइम से बच्चे को काउंसलिंग के लिए आ जाना चाहिए? देखिए, काउंसलिंग की ज़रूरत जो होती है ना वो बचपन से ही होती वो है, तो ठीक है। बेसिकली जब फॉर एग्जांपल वो अपना स्कूल स्टार्ट करता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई उसकी बेसिक ऐसी हो कि बहुत अच्छे स्कूल से हो, ताकि जो है वो आगे के जो उसके स्टेजेस हों वो सही हो, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग मैट्रिक या आफ्टर कंप्लीटिंग ओ लेवल्स, ए They लेवल्स, should just immediately या come. डेफिनेटली दे शुड गो फॉर। और यही चीज़ है कि अब तो वही वाली बात, मेरी पहली वाली बात, कि अब स्टूडेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इंटरनेट ने उनको इतना ज़्यादा अवेयर कर दिया है, सोशल मीडिया उनको बताता रहता है कि जितनी भी स्कीम्स आती रहती हैं फुली फंडेड से रिलेटेड या कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो ऑलरेडी जो है वो स्टूडेंट्स अब खुद अप्लाई कर रहे होते हैं। ये मैं सिर्फ Instead of चाहती हूँ that. कि बच्चे को लेकिन ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ अप्लाई कर ऐसे ही है, ऐसे ही इतने है। स्कैम्स हैं कि आपने कोई एप्लीकेशन देखी, आपने भर दी बैठ के। मुझे अभी किसी ने रिसेंटली बताया कि अगर फिनलैंड में आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं तो आपकी अकोमोडेशन में हाफ प्राइस कर देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारी जगहों पे। असल में मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अगर आप उस रिक्वायरमेंट को समझ लेंगे, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को समझ लेंगे, तो ऑब्वियसली आपके साथ मुश्किल नहीं होगी। वो जो लोग आके कहते हैं ना कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह यही होती है कि आप रिक्वायरमेंट को नहीं समझ रहे हो। सही, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ पे हम इमिग्रेशन पे बात कर रहे हैं और आइल्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें इमिग्रेशन की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। जैसे कैटेगरी में बिजनेस इमिग्रेशन भी आ जाती है, उसके बारे में बताएं। अच्छा, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ बिजनेस इमिग्रेशन भी ऑफ़र करती हैं डेफिनेटली। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन है तो उसमें कम से कम जो $2 लाख है वहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, और ये $8 लाख तक इन्वेस्टमेंट है। तो $2 लाख, पोलैंड भी $5 इसी तरह लाख कुछ करता है। पोलैंड भी करता है, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, शेंजन कंट्रीज़ भी इसमें कर रहे हैं। तो $2 लाख, $5 लाख, $8 लाख, 3 स्ट्रीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया की जो बिजनेस इमिग्रेशन। यूके भी है। तो अच्छा, यूके की जो आपने बात की तो एंटरप्रेन्योर वीज़ा है जिसमें £2 लाख की इन्वेस्टमेंट है। उसमें भी कोई 2 फैमिली मेंबर एक साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, कि एक फैमिली मेंबर जो है, यानी कि एक भाई के पास अगर $1 लाख मतलब पाउंड है, और दूसरे भाई के पास भी नहीं है, तो वो मिलके दो कर फैमिलीज लें। अपनी मिलके Very भी कर good, सकते हैं। हाँ। तो 2 फैमिली सपोर्ट हो जाती है बेसिकली ये इस अच्छी तरीके से, चीज़ वो है। अच्छा बिजनेस भी रन कर सकते हैं। यूके के और भी बहुत सारे प्रोग्राम से स्पॉन्सर्स, जो सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा है वो भी सही। अप्लाई किया सकता है। लेकिन बिजनेस इमिग्रेशन में इस टाइम पर जो है वो यूएसए की इमिग्रेशन E2 वीज़ा के नाम से है, E2, क्योंकि उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। उसमें तकरीबन आप 80,000 से लेकर $1 लाख जो डॉलर के अंदर कोई भी बिजनेस भी एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू कोई भी स्टार्टअप वीज़ा भी आप स्टार्ट सही। ले सकते हैं। तो यूएसए की बिजनेस इमिग्रेशन भी है, कनाडा की भी इसी पर आपको तरीके से, अपनी और कंपनी USA की। रजिस्टर करनी होती है और वो सब तमाम चीज़ें। प्रोसेस हम करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट सही। कितनी है, उसका बिजनेस आइडिया क्या है,
उस एतबार से हम उनको मुख्तलिफ कंट्रीज सजेस्ट ठीक है, फिनलैंड की आप कुछ बात करें। फिनलैंड पे एक्चुअली अब ऐसा हो चुका है कि अगर कोई स्टडी वीज़ा पे जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड अप्लाई करते हैं तो वो अपने स्पाउस को भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, प्लस पॉइंट उसमें ये होगा कि अगर हस्बैंड ने अप्लाई किया तो वो स्टडी करेंगे और जो स्पाउस हैं वो ईजिली विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ आवर्स वर्क कर सकते हैं। वर्क कर सकते हो। और बच्चे Exactly. फ्री हैं पढ़ने के लिए? बच्चे फ्री तो नहीं होंगे, वो आप जा सकते हैं इफ़ दे आर मैरिड। अब अगर आपके पास कोई लिमिट नहीं होती है आवर्स की, अब ठीक है। एक कपल गया है जिसने प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, वो अपनी स्टडी कर रहा सही है, है। उनका स्पाउस जो है वो अर्न कर रहा है। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबली इन द एंड ऑफ दिस मंथ नीदरलैंड भी ये प्रोग्राम स्टार्ट करने नीदरलैंड, वाला है। ठीक एग्जैक्टली, है, नीदरलैंड सही। भी इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर देगा कि स्पाउस भी स्टडी वीज़ा के साथ जा सकते ठीक हैं। है। मुझे अब ये बता दीजिए कि रजिस्ट्रेशंस आइल्स की, उसके थोड़ा सा पूरा प्रोसीजर बताएं, कैसे प्रोसेस करते हैं? देखिए, आइल्स की रजिस्ट्रेशन ऐसी है कि हमारे पास AEO, IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल, ये 3 जगहों पे रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। मैं खुद IDP और AEO का सर्टिफाइड आइल्स इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, एक ऑप्शन ये है कि वो इन वेबसाइट्स पे जाके खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक। सेकंड ऑप्शन ये है कि वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर आप हमारे जो है रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि वी हैव द एक्सेस ऑफ द पोर्टल। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्लियर करूँ यहाँ पे, आइल्स पहले पेपर बेस भी होता था। अच्छा, अब पेपर बेस बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, लाइक फ्रॉम 9th मार्च पेपर बेस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। अब आइल्स टोटल कंप्यूटर बेस होगा। लास्ट ईयर UKVI पेपर बेस डन ख़त्म हो गया था। अब स्टैंडर्ड आइल्स, जर्नल, एवरी आइल्स जो है वो कंप्यूटर बेस पे वैसे आता है। कितना इसका एस्टिमेट क्या आता है? फीस जो इसकी है, करंट फीस चल रही है 66,400, जो कि ठीक है। एकेडमिक आइल्स की चल रही है। हाउ मेनी वीक्स? नहीं, ये आइल्स की टेस्टिंग फीस है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल किसी ने हमसे टेस्ट प्रिपेयर कर लिया, अब उसको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब अटेम्प्ट की अलग है अटेम्प्ट fees एग्जैक्टली अलग वो और वो 66,400 आपने कहा है। 3 ही जगह पे होता है? एग्जैक्टली वो ठीक है। पाकिस्तान में 3 जगहों पे ठीक है। होता है। और 66,400 है एकेडमिक की और Okay. जर्नल की। अगर हम ठीक A1 A2 की बात करते हैं तो उसकी फ़ीस है 54,600 समथिंग। सही, तो इस तरह ये फ़ीस वैरी करती है। अब हर आफ्टर 6 मंथ फ़ीस बढ़ जाती है। सही। इस वक्त 66,400 है, Okay. बट इन फ्यूचर जो कि चांसेस हैं ये 68,000 को टच कर सकते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट को थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल, पब्लिक प्राइवेट में ऐसा होता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप जब फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट करते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको कोई फीसेस नहीं देनी पड़ती हैं, राइट। आपने अपना यहाँ पे कंसल्टेंसी के थ्रू केस रजिस्टर किया, आपका एडमिशन आ जाता है, आप वहाँ पे जो भी प्रोग्राम में आपने अपने आप को इनरोल किया, आप टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं वो। ठीक है, जैसे जर्मनी पब्लिक और प्राइवेट दे रहा है। प्राइवेट में ये होगा कि आपको कम से कम 12,000 यूरोज से फ़ीस स्टार्ट होती है पर सेमेस्टर। वो फ़ीस आपको देनी पड़ती है। अब यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि वो जर्मनी पूछता है कैंडिडेट से कि आप जो फीस है वो पर मंथ देना चाहेंगे, 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट में देना चाहेंगे, 1 गो में, या किस तरह देना चाहेंगे। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली ऑब्वियसली बात है दे ऑलवेज चार्ज। अब अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में हम प्राइवेट पे बर्लिन पे भेज रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। पब्लिक की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वो फिर डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि उसका डिज़ायर्ड सब्जेक्ट क्या है, डिज़ायर उसका कोर्स एंड उसकी लास्ट CGP क्या है। तो पब्लिक में आप कह सकते हैं कि इट कैन बी फुली फंडेड, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बात है आपको फीस नहीं देनी है, बट अगेन उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना लाजमी सही होता है। सही, बट गोज इन प्राइवेट, ऑब्वियसली बात है यू नीड टू पे फॉर ठीक है। दैट। एक और यूके ने वो किया है इंट्रोड्यूस, चाइल्ड वीज़ा, चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा। वो क्या है? उस पर पेरेंट्स जा सकते हैं साथ? उसमें पेरेंट्स नहीं जा सकते, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो 18+ हैं। एक तो जो पहले इनकी रिक्वायरमेंट है और दूसरी नहीं, रिक्वायरमेंट मैंने सुना है 17 अंडर 17 बच्चे जो हैं वो भी जा नहीं, सकते हैं। आपने पेरेंट्स की जो बात की थी तो मैं अच्छा, उस हवाले अच्छा। से बता रहा था कि जो अगर जिसके साथ पेरेंट्स अलाउड है ना वो 18+ वाले सारे हैं, ठीक ठीक है। और जो चाइल्ड वीज़ा की बात है तो अगर मतलब क्योंकि जो जैसे USA के एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, तो अगर के कोई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें बच्चा स्कूलिंग लेवल पे है, तो इन्होंने चाइल्ड वीज़ा के नाम से निकाला है कि आप वहाँ पर वो उस तरीके से भी जा सकते हैं कि किसी स्कूल में आपने कुछ ट्रेनिंग्स के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं, जो 2 महीने की ट्रेनिंग है, 4 महीने की ट्रेनिंग है, आप उसके लिए जाके वापस आ जाएं। वो शॉर्ट टर्म के लिए है कि आपसे 2 या 4 महीने या 6 महीने का कुछ सर्टिफिकेट करने जा रहे हो पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि USA के भी इसी तरीके के एक्सचेंज प्रोग्राम से उन्होंने उसी तरीके का वीज़ा भी निकाला है। स्किल्ड वीज़ाज कौन कौन से हैं? जो मेन स्किल्ड वीज़ाज हैं वो कौन से, जिन पे बहुत चांसेस हैं कि आपको फॉरेन? देखिए, एज ऑफ 2025 जो आजकल जो प्रोमिनेंट है स्किल्ड वीज़ा, वो ऑस्ट्रेलिया का जो स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम है, सब क्लास 189, 190, 491। और जो कैनेडियन इमिग्रेशन है उसका एक्सप्रेस एंट्री PNP प्रोविजन नॉमिनेशन प्रोग्राम कहलाता है, और SINPA सस्कैचुअन नॉमिनेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम।
नहीं, स्किल्स कौन से होने चाहिए? अच्छा, स्किल्स कौन से होने चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका। यही तो पूछना चाह रही हूँ, स्किल्ड कौन सा हो, आपके पास स्किल्स स्किल कौन क्या सा हो? हो? देखिए, हर एक कंट्री की अपनी एक स्किल लिस्ट जो है पब्लिश हुई हुई है। जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो 504 कैटेगरीज हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, स्टेम एजुकेशन से लोग भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं। प्रोफेशनल मतलब जो ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं जी। आजकल ब्लू कॉलर की बड़ी उसके अंदर इंडक्शंस हो रही हैं, जिसमें कुक्स हैं, शेफ्स मैं हैं, वही कहती थी, जो जिसमें इलेक्ट्रिशियंस हैं, beauticians प्लम्बर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, ये तमाम लोग भी उसमें आ ये जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के लिए। ऑस्ट्रेलिया की भी लिस्ट में है, यूएसए की लिस्ट में, कनाडा की लिस्ट में भी हैं ये लोग। और यूके? यूके में नहीं है, क्योंकि यूके में लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उन्होंने अभी इमिग्रेशन किया तो था कि आपके पास आप थिएटर के एक्टर हैं या जो हैं आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऑफर लेटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, ठीक क्या है, आपका अगर वहाँ पर कोई स्टूडियो, आपको कोई वहाँ का स्टूडियो जो है थिएटर के लिए कर रहा है आज के शो से लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि मैं यूके जाने के लिए बार बार पूछे जा रही हूँ कि यूके में क्या हो रहा है, बस मुझे उसमें इंटरेस्ट है। ऐसे ही है। अच्छा, तो आपने कहा ये स्किल्स जो हैं ये ब्लू कॉलर वाले ज्यादा डिमांड। व्हाइट कॉलर के लिए भी है डिमांडेबल और ब्लू कॉलर वालों के लिए भी है। ठीक है। आइट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ 65 पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन आराम से दे रहा है। ठीक है। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा बहुत सारे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, लेकिन अल्टीमेटली जो मेरी जो टिप होगी नॉर्मल लोगों को वो यही है कि आप जब इवेल्युएशन के लिए सीवीज भेजते हैं अपना, तो अच्छे कंसल्टेंट्स का जब भेजेंगे ना आपको, तो हम खुद इवेलुएट करके बताते हैं कि आपका प्रोफाइल, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। आप ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबल हैं, कनाडा में है, यूएसए के लिए हैं, जर्मनी में है, जहाँ पर उनकी बेहतर एलिजिबिलिटी बनेगी उस लिहाज से। और थोड़े टिप्स बता दें कि कैसे इमिग्रेशन के लिए टिप्स क्या होने चाहिए? देखिए, इमिग्रेशन के लिए टिप्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि स्किल का जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना होमवर्क करें। होमवर्क, स्किल का मतलब है कि आपके पास सर्टेन एजुकेशन और सर्टेन एक्सपीरियंस हो। अब अगर कोई मैट्रिक पास बोले कि मुझे स्किल इमिग्रेशन अप्लाई करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए नहीं है वो। तो इसी तरीके से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है कि अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग रखें। आप उस टाइम पे पहुंचने से पहले कि जब आप आइट्स अटेम्प्ट दें या पीटी, आपके पास आपका बैकग्राउंड जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का स्ट्रॉन्ग हो, तो उससे आपको आइट्स में भी हेल्प होगी, पीटी या आप जो भी एग्जाम में। काउंसलिंग के हवाले से कोई टिप देना चाहें? काउंसलिंग के हवाले से टिप्स यही हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं वो काउंसलर्स को ज़रूर टच करें, उनसे पूछें, क्योंकि बेसिकली वो चीज़ आपके माइंड में नहीं आएगी जो हम बेसिकली गाइड कर सकते हैं आपके करियर के हवाले से या इवन आपके जॉब्स के हवाले से। अब प्रोफेशनल चूज़ करने से पहले भी काउंसलर से ज़रूर इन टच रहें, ताकि उसमें आगे जाके जो है वो ऐसा ना हो कि आप एक चीज़ पढ़ लें उसके बाद आप उसमें सोचें कि भाई जो है वो जॉब इसमें करनी है या नहीं करनी। तो बी इन टच विद काउंसलर्स, आपको उससे ज़्यादा अच्छी गाइडलाइंस कोई नहीं दे सकेगा। थैंक यू सो मच जी। आइल्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? आइट्स के लिए तो टिप्स ये है कि आप अपनी ग्रामर पे ग्रिप अच्छी रखें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के चारों सेक्टर्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि आप चाहे पाकिस्तान में सर्वाइव करना चाह रहे हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान करना चाह रहे हैं, आप दोनों ही कंट्रीज, आप दोनों जगहों पर अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, लिसनिंग जो कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल किड्स की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जाएँ, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, एप्पल। प्लस व्हेन दे आर वाचिंग अ मूवी दे शुड रिमूव सबटाइटल, सबटाइटल हटा दें। वो इस चीज़ के हम हमेशा से ये कहती हूँ कि सबटाइटल्स हटा के एग्जैक्टली, क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस जो है वो रीडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, लिसनिंग चेंज हो जाती है। तो लिसनिंग के लिए मेरी ये टिप्स होगी कि वॉच द सीजन्स, गो विद द एपिसोड विदाउट सबटाइटल। वेरी गुड, आपने बड़ी अच्छी टिप दी है, क्योंकि ये टिप मैं बहुत ज़्यादा लोगों को समझती हूँ। मैंने देखा है जो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं, समझते हैं, वो भी सबटाइटल नहीं बंद करते। बिल्कुल। और आपकी सारी कंसंट्रेशन, मेरी तो सर ही घूमने लग जाए, मैं तो नहीं सुन सकती, मैं सबटाइटल देख ही नहीं सकती। Exactly, वो आपके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने का। हमने बड़ी ज़बरदस्त कॉन्वर्जेशन की है। आप लोग अगर अपनी इमिग्रेशन के लिए या अपने स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ सही सर्टिफाइड लोगों के पास जाएं, जिनके पास जाके आपको स्कैम्स ना हो, फ्रॉड ना हो, ताकि आप सही जगह पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफ़िज़।